मजबूती के साथ सीमित दायरे में कारोबार करते हुए बाजार और लंबे वीकेंड के बाद तेजी का माहौल बरकरार। आखिरी 1.5 घंटा बेहद इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज की क्लोजिंग है बेहद अहमियत वाली। क्या 17,800 के ऊपर हम बंद हो सकते हैं? लेंगे इस सवाल का जवाब। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन पैक 1.5 घंटा है आपके सामने, कई सारी चीज़ों पर रहेगा फोकस। सबसे पहले तो अनिल जी से जानते हैं इस समय की बड़ी बातें क्या है। मजबूत खुलने के बाद बहुत ही छोटी रेंज में बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 50 और 17,800 के आसपास, कभी 5-25 पॉइंट नीचे, कभी 5-25 पॉइंट ऊपर, इसी रेंज में बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और बैंक निफ्टी भी 39,400-500 के रेंज में आने के बाद अब 39,100 से 39,200 की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। प्राइवेट बैंक से मजबूत आज के सेशन में वहीं ऑटो और एफएमसीजी, ये दो स्पेस और ऐसी है जहां पर अच्छी खरीदारी होती दिख रही है। सरकारी बैंकों में और आईटी शेयरों में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। डाउ फ्यूचर्स एकदम इस वक्त सपाट है, ये 25 पॉइंट ऊपर 25 पॉइंट नीचे की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। यूरोप के बाजार 0.5% मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे, तो वहाँ पर कोई समस्या नहीं। तो और कह सकते हैं कि बड़ा मिला जुला सा कारोबार है। गैप से खुलने के बाद दोनों तरफ के ट्रेड हो रहे हैं, थोड़ा खरीदारी के भी तो थोड़ा बिकवाली के भी। किस चीज़ का इंतजार है सर? ना ऊपर जा रहा है ना नीचे। वैसे तो छठे दिन तेजी, और वैसे फिर भी अगर आप देखें 100 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी कम नहीं होता, बट इंतजार किस चीज़ का है? अच्छा सवाल है। दो चीज़ें हैं दीप। एक तो ये कि जितना अमेरिका के बाजार 2 दिनों में भागे उतना हम बढ़ नहीं पा रहे। इसके दो रीजन है। एक तो ये हम गिरे कम थे, जो सुबह हम बात कर रहे थे। दूसरा है कि कहीं कहीं हमेशा आपके दिमाग में ये रहता है 3-4 दिन बहुत ही एक तरफा तेजी का अमेरिका में हो गए तो किसी दिन तो रुकेगा, और डाउ फ्यूचर्स भी सुस्ती दिखा रहा है। तो बजाय कल को देखने के लिए, बीते हुए कल को, आने वाले कल को देखकर थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले मूड में के। और दूसरा ये कि जिस क्लोजिंग की बात हम कर रहे थे सुबह कि आज ओपनिंग इंपॉर्टेंट नहीं, 17,800 के ऊपर क्लोजिंग मिलती, क्या 17,850 के ऊपर मिलती तो बहुत ही शानदार। 17,800 के ऊपर भी अच्छी है, 17,700 के ऊपर भी मिल जाए तो हम कोई मतलब गिला शिकवा नहीं। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से बाजार थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले मूड में। और एक्चुअली दीप देखा जाए तो ये बाजार ऐसे ही होने चाहिए। कहने के लिए हम कह सकते हैं सुस्त है, क्या बोले हैं, कुछ बताने को है नहीं, हार्डली कुछ एक्शन है, ऐसा नहीं। एक्शन हमेशा एक्शन होना ज़रूरी भी नहीं है। कभी कभी एक्शन नहीं होना भी ज़रूरी है। और किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर अगर बाजार अपना वक्त बिताए, खरीदने और बेचने के मौके बराबर सबको मिले, तभी तो कन्विक्शन टेस्ट होता है। किसको भरोसा ज़्यादा है, 17,800 पे बेचने वाले को भरोसा ज़्यादा है या खरीदने वाले को? और वही आपको बाजार की ज़्यादा मजबूती देता है कि हर लेवल पर दो ऑपोजिट व्यू है, तभी ट्रेड हो रहा है। सब लोग तेजी सोचेंगे तो ऊपर का सर्किट, सब लोग मंदी सोचेंगे तो नीचे का सर्किट। तो अगर ट्रेड हो रहा है तो इसका मतलब हर एक पॉइंट, हर एक टाइम, कभी भी जो टाइम है उस वक्त दो अलग अलग व्यू है और स्ट्रॉन्ग व्यू है, तभी ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक ये स्पीड बहुत ही अच्छी है। और अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड बाजार का रहा है दीप, वो ये है कि किसी एक पर्टिकुलर लेवल को पार करते हैं, टाइम पास करते हैं, टाइम पास करने के बाद फिर अब लगता है कि अब ये क्या होगा, एक बड़ा मूव। ये आपने 17,300 पे देखा, 17,600 पे देखा, अब 17,800 के आसपास देख रहे हैं। सो आई थिंक अच्छा है अगर वक्त बिताते हैं तो। मेरा पॉइंट सिंपल है, अपसाइड डाउनसाइड दोनों लिमिटेड है एक बार के लिए। ट्रेंड अगर आप थोड़ा लंबा देखेंगे तो ऊपर का है। इमीडिएटली आपके लिए 17,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 18,000 रुकावट का लेवल, और उसके बीच में ही है। आप 250-300 पॉइंट इधर गिन लो, 200-250 पॉइंट इधर गिन लो। सो आई थिंक बिल्कुल परफेक्टली ओके। तो हमें सिर्फ इतना करना है, नीचे आए तो लेना है, ऊपर आए तो देना है, और दोनों तरफ का ट्रेड करना। और ये दोनों नहीं कर पाए तो नीचे आने का इंतजार करें खरीदने के लिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख लें। अगर आप सिर्फ तेजी करना जानते तो अच्छे पहले सपोर्ट लेवल पर, अच्छे सपोर्ट लेवल पर खरीद लीजिए। और अगर आप दोनों तरफ ट्रेड करना जानते हैं तो बेच कर आराम से इंतजार करें, वापस नीचे मार्केट आपको मौका देगा। तो दोनों तरफ के मौके, कोई चिंता नहीं। तो डिप भी ज्यादा नहीं मिला है सर, मतलब ऊंचाई से 40 पॉइंट ही नीचे डिप भी मिला नहीं है। क्या होता है, अब 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, फिर भी अगर किसी के चेहरे पे स्माइल नहीं आ रही तो निफ्टी क्या करेगा? एग्जैक्टली। मतलब अगर आपको दुखी रहना है कि 100 गैप से खुलने के बाद 100 और क्यों नहीं बढ़ा, हो जाओ दुखी। लेकिन ये तो सोचो ना कि जो आदमी शुक्रवार को 3 दिनों के लंबे वीकेंड के पहले तेजी करके गया, उसको तो मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है ना। एग्जैक्टली है ना। तो जिसने रिस्क ली उसको पैसा बनाना, रिस्क भी नहीं लेनी है, पैसा भी बनाना है, तो वैसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब कभी कभार हो जाए, आपकी किस्मत अच्छी हो तो अलग बात है। सो आई थिंक परफेक्ट मार्केट है, कोई कंप्लेन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, टेस्ट करेगा, आराम से धीमे धीमे चलेगा, बढ़िया है, बढ़िया है, बिल्कुल सर। पर एक चीज़ है जो आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आएगी सर।
15 जून को जो आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आपने कहा था आने वाले 20-25 साल भारत के होने वाले। हमारी पूरी पिछले हफ्ते की स्वतंत्रता दिवस की पूरी जो थीम रही है इंडिया एट 100, बहुत लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने बोला, बोले कि यार टाइटल और जो थीम थी वो बहुत बढ़िया, इतनी फॉरवर्ड लुकिंग थीम जनरली देखने को नहीं मिलती। एग्जैक्टली। और वो फिर आप लेकर आए, प्रोग्रामिंग भी हमने करी, कई बढ़िया शोज भी थे, एक्सपर्ट से भी आपने बात करी। करेक्ट। कल मोदी जी ने जो स्पीच दिया अपना इंडिपेंडेंस डे का, उसमें भी उन्होंने कई सारी ऐसी चीजें की बात करी जिस पर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। एक बार सुन लेते हैं मोदी जी ने कहा कि फिर आपका भी व्यू लूंगा। 75 साल का कालखंड कितना ही शानदार रहा हो, कितने ही संकटों वाला रहा हो, कितने ही चुनौतियों वाला रहा हो, कितने ही सपने अधूरे दिखते हो, उसके बावजूद भी आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। दूसरा प्राण, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, 130 करोड़ देशवासियों में एकता। और पांचवा प्राण, नागरिकों का कर्तव्य। यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। आने वाले 25 साल के लिए भारत को क्या करना है, कहां पर रहेगा सरकार का फोकस, कौन सी वो बड़ी बातें हैं जो फिर हम देखेंगे इंडिया एट 100 में? कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मोदी साहब ने बोली। बिल्कुल दीप, और बहुत ये पूरे भाषण का एक ये सार वाला पॉइंट था जी, जिसमें मोदी जी ने 5 पॉइंट पर सबसे ज्यादा फोकस किया कि ये 5 प्रण लेने चाहिए। पहला था हमें बड़े संकल्प लेने चाहिए, और इस वक्त जो हमने थीम बनाई इंडिया एट 100 जी, हमने थीम में निफ्टी के संकल्प 2.5 से 3 लाख के लिए। यस, एब्सोल्युटली। जो 17,500 पे आपका निफ्टी ट्रेड करा है कि हर 6 साल में अगर डबल हो, 17.5 से 35, 35 से 70, 70 से 200, 2,40,000, और 4 साल का थोड़ा और गिन लें तो उसके बाद जो ग्रोथ रेट तो आप 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख निफ्टी का जब सोचोगे, बड़ा संकल्प लोगे, तब बड़ा पैसा बनेगा। पहला। दूसरा उन्होंने कहा कि गुलामी से बाहर आइए। ये रोज डाउ और एफआईएस को देखना एग्जैक्टली करेंगे बंद। अभी आप मुझे बोलोगे, सब मुझे पता है कि सर आप ही रोज डाउ फ्यूचर हर वक्त देखते हो। बिल्कुल देखता है, अभी भी देखूंगा, लेकिन एफआईएस की गुलामी से बाहर निकले, डाउ की गुलामी से भी निकलेंगे। एग्जैक्टली। वक्त आएगा, हर चीज से निकलेंगे। अभी एफआईएस के फिगर्स से डरना बंद किया है। एक वक्त आएगा जब हम डाउ नहीं देखेंगे। और अभी तो कई बार हम बोलते हैं जो हम करते हैं आखिरी 1-1.5 घंटे में डाउ वो करता है। एग्जैक्टली। विरासत, हमें हमारी विरासत नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान के एक ज़माने में हिंदुस्तान का जब जीडीपी कैलकुलेट नहीं होती थी, हम सोने की चिड़िया थे, विश्व गुरु थे। 25 से 30% दुनिया की जीडीपी का हिस्सा इंडिया से आता था। हम हर चीज़ की ट्रेडिंग में नंबर 1 हुआ करते थे, फिर से होंगे। चौथा ये बोला कि 130 करोड़ देशवासियों में एकता होनी चाहिए। ये बड़ी आपके लिए, ये 130 करोड़ देशवासी जो हैं ये कंज्यूमर्स हैं बिल्कुल पूरे। और अगर ये कंज्यूमर एक होकर ये सोच लें कि हम किसको बिजनेस देंगे और किसको नहीं देंगे, एग्जैक्टली करेक्ट, तो चाइना +1, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटाइजेशन क्या नहीं हो सकता। तो ये हमें 130 करोड़ लोगों को एकता बनानी। और आखिर में उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्तव्य पर फोकस करना चाहिए। और एज एन इन्वेस्टर आपका कर्तव्य एक ही है कि आपको अभी खरीदना है, 2047 में बेचना है। सिंपल। जब 100 साल मनाएंगे आजादी के, यानी कि इन्वेस्टर के तौर पर मेरा कर्तव्य है मैं लॉन्ग टर्म सोचूं बस। तो ये प्रधानमंत्री जी के जो 5 प्रण हैं, ये 5 प्रण आपको, हमको, सबको लेने, तभी आजादी का अमृत महोत्सव सार्थक है। हम सही मायनों में मना रहे हैं। बाकी तो ठीक है, ऊपर ऊपर की भावनाएं
होनी भी चाहिए, उनका भी अपना महत्व है। कई बार कहते हैं कि भावनाएं सिर्फ अंदर नहीं हो, प्रकट भी करनी चाहिए। हम सब ने मिलकर बहुत अच्छे से प्रकट भी किए, लेकिन भावना अपनी जगह, काम अपनी जगह। Exactly. अब ये काम करके दिखाना है जो 5 बातें हमने अभी आपको बताई। बिल्कुल, तो इंडिया 100 एक नई जोश की तरफ उसके बाद हम बढ़ेंगे और ये 5 बड़ी बातों पर फोकस रहेगा। तो चलिए हमारी थीम और इस पर भी हमारा एक बड़ा नजरिया है। आइए जान लेते हैं आज के लिए जो हम बात कर रहे हैं, खबरों वाले शेयर्स और साथ ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। नुपुर और अरमान दोनों हैं तैयार। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं आज के लिए और आने वाले दिनों के लिए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं? गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी, जहाँ पे लॉक इन आज खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे नजर आएगी। ग्लोबल से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा जो जुलाई महीने का है और जो हाउसिंग डेटा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बाजार की ओर से, तो वहाँ पे नज़र रखना ज़रूरी होगा। कल के जो ट्रिगर्स है वहाँ पर गेल की बोर्ड मीट है फंड जुटाने को लेकर, तो वहाँ पे नज़र रहेगी। डिलीवरी पे काफ़ी फोकस आने वाला है क्योंकि जो एंकर लॉक इन पीरियड है वो कल ख़त्म होने वाला है। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स का भी एंकर लॉक इन पीरियड कल ख़त्म होता हुआ दिखेगा। डिविडेंड की तरफ से एलेंबिक फार्मा, कंटेनर कॉर्प, मनप्पुरम फाइनेंस की एक्स डेट है, तो वहाँ पे भी नज़र रहेगी। REC का बोनस इशू है तो उसकी भी एक्स डेट है, 1:3 का रेशो था, वहाँ वो स्टॉक भी फोकस में दिखेगा। ग्लोबल की तरफ से US में रिटेल सेल्स का डेटा आने वाला है। फेड मीटिंग के जो मिनट्स होंगे वो आता दिखेगा। और UK से CPI डेटा जुलाई महीने का और यूरोप से भी GDP डेटा जुलाई महीने का आएगा, तो वहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस बाजार की नज़र में आने वाले हैं। 18 अगस्त को जो नया IPO है शायद SGS टेक्नोलॉजी का, उसका लास्ट डे है और जो इशू साइज था वो 840 करोड़ से और अब तक ये 0.68 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, तो वहाँ पे लास्ट डे तो वो फोकस में रहेगा। और डिविडेंड की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC, अपोलो हॉस्पिटल, बर्जर पेन, कैनफिन होम्स, IRCTC जैसे स्टॉक्स भी एक स्टेट डिविडेंड के चलते फोकस में रहेंगे। 18 अगस्त को REC का रिकॉर्ड डेट का एक है बोनस इशू के चलते, और ग्लोबल से जो CPI डेटा आने वाला है जुलाई मंथ का, उसके चलते वहाँ से भी कुछ इंडिकेशन बाजार को मिलते रहेंगे। बिल्कुल, तो लोकल और ग्लोबल दोनों ही फैक्टर्स बाजार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले दिनों के लिए। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं नतीजे तो अब खत्म हो गए बट कुछ खबरें हैं आपके पास, कौन सी हैं ये खबरें? जी, सबसे पहले संवर्धन मदर्स एंड सुमी पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो बोनस शेयर जारी करने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है और 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर जो है वो जारी किया जाएगा। और बिंदो फार्मा पर भी ध्यान रखें क्योंकि इनकी एक जो सब्सिडरी है उनको US FDA से दवा की मंजूरी मिल चुकी है और इस दवा का उपयोग जो डायबिटीज से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है उसके लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाएगा। यूनिकेम नगर लैब्स की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर भी इनको US FDA से दवा की जो है अर्जी जो है मंजूरी है उनको मिलती हुई दिखी है और वो जो दवा है उसका मेंटल डिसऑर्डर के इलाज के लिए किया जाएगा उसका। NTPC की अगर बात करें तो इसमें केवल सोलर प्रोजेक्ट में कमर्शियल जो उत्पादन है वहाँ पर शुरू हो चुका है। BPCL की अगर आप बात करेंगे तो भारत गैस जो रिसोर्सेज लिमिटेड के साथ उन्होंने जो है वो मर्जर है वो जो पूरा कर दिया है। मास्टेक की बात करें तो उसमें UK के विश्वविद्यालय के साथ उन्होंने करार करा और ये क्लाउड सर्विसेज के लिए उन्होंने करार किया गया है। अब ब्लॉक डील्स पर आ जाते हैं। ब्लॉक डील्स में सबसे पहले मैक्स हेल्थ केयर पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो 27% इक्विटी का सौदा हुआ है और ये 26.4 करोड़ शेयर्स हैं जिनके कई सौदे किए गए हैं। HDFC AMC पर अगर आप ध्यान रखें क्योंकि 1.28 करोड़ शेयर के कई सौदे किए गए हैं, करीब 5.6%। और ये अबू धाबी ABRDN ने जो लगभग है उन्होंने जो है लगभग 1.3 करोड़ शेयर्स जो है बेचे हैं। जोमेटो हमेशा की तरह 32 लाख शेयर्स के कई सौदे, करूर वैश्य बैंक 10 लाख, इंडियन होटल 22 लाख और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी 20 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो ढेर सारे स्टॉक्स आज एक्शन में है प्राइस और वॉल्यूम एक्शन की वजह से। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ तैयार है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, नितिन जी, हिमांशु जी और साथ ही साथ आशु मदान साहब। चोपड़ा साहब थोड़ी देर में आ रहे हैं, रस्ते में हैं। आइए पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी बाय करके चलना है IEX, इसमें एक बड़ा वाला ब्रेकआउट दिखाई देता है। 170 to 80, 173 का करंट भाव है, 170 का मल्टीपल रेजिस्टेंस क्लियर किया है। मुझे लगता है 185 तक जा सकता है 1 से 2 दिनों में। अगर आज और कल की बात करें तो 180, 181 तक जाना चाहिए। तो पहला टारगेट 180 का होगा, दूसरा टारगेट 185 का होगा। स्टॉप लॉस 170 के हल्का सा नीचे, तो 3-3.5 रुपए की रिस्क बनेगी। ओके,
IEX ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने के लिए आए वागले साहब की तरफ से, और डबल धमाका लेकर आ रहे हैं कुणाल जी और राकेश जी। या तो 2 कॉल्स वाकई में दमदार रही है, या हो सकता है नंबर नहीं आने का डर हो, उस वजह से भी। पहले क्या सही है भगवान जाने, हम तो बिल्कुल बजा सकते हैं। जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, 2 कॉल्स में और राकेश जी लेकर के आए हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अनिल जी पहली कॉल से, लेकिन उससे भी पहले अनिल जी ये बता दूं कि आज सवेरे मैंने और राकेश जी ने BASF पर 10 की कमाई में खरीदारी की राय दी थी, जिसमें अभी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तो जिस किसी ने भी खरीदा है बिल्कुल होल्ड करें, छोटे प्रॉफिट में एग्जिट ना करें। स्टॉक में हमारे टारगेट्स काफी अग्रेसिव हैं, तो बने रहने की राय है। और अब अनिल जी हमारी पहली कॉल है, डबल धमाका की पहली कॉल है एक्साइड। एक्साइड में अनिल जी एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ने एक मेजर रेजिस्टेंस को पार किया है। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, काफी अरसे बाद ये ब्रेकआउट हुआ है, और पिछले 2-3 सत्रों से भी हम लगातार बड़ा अच्छा मोमेंटम और आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो एक्साइड खरीद करके चलना है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, एक्साइड ने एक मच अवेटेड ब्रेकआउट दिया है, मच अवेटेड नेकलाइन को 162.5 की एक नेकलाइन को तोड़ा है। तो एक्साइड पर खरीदारी की राय है 162.30 का स्टॉप लॉस लगाना है। 170 170 पहला टारगेट है, 172 दूसरा टारगेट है। एक्साइड है हमारा पहला पिक, और दूसरा पिक है अनिल जी हमारा PCBL फिलिप्स कार्बन। इसको भी हमने 2 बार रिसेंटली 10 की कमाई में रिकमेंड करा और बोला था कि स्टॉक तेजी से भागेगा। तो टेक ऑफ का टाइम आ गया है, तो इसलिए अब इसको चार्ट कॉर्नर में ले रहे हैं। PCBL को टेक ऑफ का टाइम आ गया है, ब्रेकआउट देखने को मिला है, और शॉर्ट टर्म में इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अगर शॉर्ट टर्म में PCBL कोई बाय करता है, हालांकि हमारे इसमें 10 की कमाई में मध्यम से लंबी अवधि के लिए भी खरीदारी की राय है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हैं तो 125 के आसपास स्टॉप लॉस लेकर के बाय करें। 140 का एक मोस्ट टारगेट होगा। 140 के लेवल से स्टॉक में आए तो आपको और ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन एक ट्रेडिंग टारगेट 140 का रखकर बाय करें। 125 पर स्टॉप लॉस रखें। तो अनिल जी हमारी 2 कॉल समाप्त। समाचार समाप्त हुए। तो मैं अभी धन्यवाद करूं या 3:30 बजे? अनिल जी धन्यवाद जब चाहे कर दें अनिल जी। अच्छा, कुणाल जी और राकेश जी आप दोनों का अनिल जी सुबह से लेके शाम तक। कुणाल जी और राकेश जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद शो में आज हमारा साथ देने के लिए। इन 2 कॉल तक, इसके बाद वाले के लिए अभी आप रुकें, उसके लिए 3:30 बजे अलग से धन्यवाद दिया जाएगा। ये अभी तक का धन्यवाद है। आइए बिगुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून दी। अनिल जी देखिए, क्लियरली जो आज सेक्टर फोकस में है वो है ऑटोज, और ऑटोज का दिग्गज मारुति। यहाँ पर अनिल जी जिस तरह का चार्ट ब्रेकआउट यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि मारुति में खरीदारी करके चलेंगे। और इसको हम अनिल जी ऑप्शन के जरिए मैं यहाँ पर ट्रेड सुझाऊंगा। 9000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलेंगे हम, जो कि 175-180 की रेंज में करंटली ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 150 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट रहेगा 250 रुपए का पहला और 280 रुपए का दूसरा। अनिल जी मारुति में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन बनी, और आज जिस तरह से एक रेजिस्टेंस पार होती हुई नजर आ रही है 8980 9000 की जोन में, ये कहीं ना कहीं अगली इंडिकेशन है कि मारुति में यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है। डेरिवेटिव्स में भी अनिल जी 9500 तक के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस में क्लियर कट अनवाइंडिंग है। मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों में मारुति बड़ा मूव दिखाने के लिए तैयार है। 9200 9300 तक के टारगेट्स कैश या फ्यूचर्स में, और ऑप्शंस यहां से 280 रुपए तक के टारगेट्स के लिए 9000 के स्ट्राइक में खरीदारी करके चलने की सलाह है। की कॉल खरीदे, मारुति के एक्शन में आ रहा है, काउंटर डेज हाई पर है, और इनफैक्ट बाजार भी अब मूवमेंट दिखा रहा है। वापस 17800 के ऊपर निफ्टी आपको आते हुए दिख रहा है, और ऑटो काउंटर्स, ऑटो इंडेक्स इनफैक्ट डेज लाइफ हाई पर आज आपको ट्रेड करते हुए भी दिखेगा। आइए चलते हैं सुमित जी के पास और लेते हैं उनकी पिक, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु बाय का स्टॉक मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 378.25 पैसा। स्टॉक का नाम है DLF। DLF के अंदर मोमेंटम बन रहा है। DLF पिछले 2 दिनों से धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है, और ये हफ्ते में ये स्टॉक यहां से एक ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 370 का स्टॉप लॉस लगा के DLF में यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। DLF मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है, जिसके अंदर ऊपर में 390 रुपए का पहला टारगेट बनेगा,
395 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। तो 1 से 2 दिनों के लिए या फिर 2 से 3 दिनों के लिए डीएलएफ में खरीदारी करें 370 का स्टॉप लॉस लगा के 390 से 395 के टारगेट्स के लिए। ऑप्शन के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड बनता है। 380 वाला कॉल अभी 9 रुपए 5 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर 6 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 12 रुपए से लेके 15 रुपए तक के टारगेट डीएलएफ के 380 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्पॉट लेवल्स में 390 से 395 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें डीएलएफ। ओके, तो जरा एक बार एक तो सुमित जी को दिखाओ स्क्रीन पर, और सुमित जी के अलावा और कौन कौन है? दिखेंगे तो खैर सारे ही है, लेकिन जो जो लोग ज्यादा काम किए वो मैं बता देता हूँ स्क्रीन पे। कौन है? सुमित जी, नितिन जी, हिमांशु जी, चोपड़ा साहब का पता नहीं, आ तो गए हैं, बाकी लोगों का भी पता नहीं। इसका मतलब ये मत समझे आप लोग काम के नहीं है, मतलब इस खबर में जो मैं अभी खबर बता रहा हूँ ये इनके ज्यादा काम की है। किसके? सुमित जी के, नितिन जी के, हिमांशु जी के। बाकी लोगों के लिए भी हो सकती है काम की, और खबर बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्सक्लूसिव खबर है। अगर कुणाल जी फर्ज करें कि आप या आपके क्लाइंट्स जो भी ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ कैश मार्केट में करते हैं, कुछ फ्यूचर्स में करते हैं। 2 सेगमेंट है, कैश सेगमेंट, एफएनओ सेगमेंट, राइट, डेरिवेटिव्स में। अगर दोनों का जो सेटलमेंट होता है, पे इन पे आउट अलग अलग होता है, करेक्ट। अगर दोनों का एक हो जाए तो कुणाल जी बताओ। बहुत बढ़िया हो जाएगा ना अनिल जी? बढ़िया हो जाएगा, कर दे। बहुत बढ़िया हो जाएगा अनिल जी, अगर कर दे। बिल्कुल कर दीजिए। नहीं, रिकमेंड कर दे मतलब मैं थोड़ी करने वाला हूँ, मेरे हाथ में थोड़ी करना है जी। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टोरी कर सकता हूँ। आप चाहें तो हो जाएगा। ओह वाह, आपने कहा, आपने चाहा तो हमने चाहा, हमने चाहा तो हो जाएगा। चलिए, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर जो हर एक इन्वेस्टर, ट्रेडर, ब्रोकर के काम की है। स्टॉक मार्केट में ढेरों लोग पैसा लगाते हैं, हजारों करोड़ लोग, लाखों लोग पैसा लगाते हैं, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, दोनों में अलग अलग ट्रेड करते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसा सिस्टम बनने की तैयारी है जिसमें कैश मार्केट के और फ्यूचर्स के सौदों को एक साथ सेटल किया जाए। ब्रजेश हमारे साथ है तैयार इस वक्त। सेबी से रिलेटेड, एक्सचेंज से रिलेटेड कोई भी बड़ी खबर हो ब्रजेश से छूटेगी नहीं, और ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ब्रजेश लेकर आए। ब्रजेश बताइए क्या होने वाला है? बिल्कुल, ये शुरुआती चर्चा है कि किस तरह से जो फ्यूचर्स के सौदे हैं और जो कैश के सौदे हैं, दोनों का सेटलमेंट, नेट सेटलमेंट कैसे किया जा सकता है। तो इसको लेकर शुरुआती बातचीत हुई है, क्योंकि अगर देखें तो आपकी क्लियरिंग्स में भी इंटरऑपरेबिलिटी है, इसके अलावा फ्यूचर्स में भी फिजिकल सेटलमेंट का दौर शुरू हो चुका है 2 साल पहले, अक्टूबर 2019 में। तो अब ऐसे में कोई बड़ी दिक्कत नहीं लग रही है, और कुछ एक तबके से ये मांग भी थी कि आखिर ये इतने साल तक अभी भी अलग अलग क्यों हैं, क्यों नहीं नेट सेटलमेंट की व्यवस्था लागू कर दी जाए, ताकि जो क्लाइंट हैं उनके लिए भी कोई परेशानी नहीं हो कि एक जगह से पैसे आने हैं, फिर दूसरी जगह पे पैसे देने हैं। तो मल्टीपल जो लेग्स हैं ट्रांजैक्शन के, ये कम क्यों नहीं कर दिए जाएं। तो इसको लेकर के शुरुआती चर्चा जो हुई है, तो ऐसे में अगर किसी का ब्रोकर है जो फ्यूचर का भी ब्रोकर वही है और कैश का भी ब्रोकर वही है, तो उस तरह के जो क्लाइंट हैं उनके लिए ये बड़ी राहत की बात हो सकती है जब ये प्रस्ताव लागू किया जाएगा, जिस पर अभी शुरुआती चर्चा हो रही है। हालांकि एक चीज़ की दिक्कत थोड़ी हो सकती है, जिसका भी रास्ता निकालने की कोशिश होगी भविष्य में जाकर, वो ये है कि जो STT लगता है, यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये जो लगता है, तो अगर सौदे नेट हो जाएंगे तो क्या STT की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी उस स्थिति में, इसको लेकर थोड़ी चर्चा है। हालांकि मार्केट को जो समझने वाले लोग हैं और जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे जब मैंने कुछ लोगों से समझने की कोशिश की, तो उनका विचार ये है कि STT अगर वही रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो मल्टीपल लेग ऑफ ट्रांजैक्शन है ये अगर कम हो जाए तो भी बड़ी राहत की बात है। लेकिन अगर वैसे देखें सिद्धांत के हिसाब से, तो चूंकि जब नेट सेटलमेंट होगा तो STT की मात्रा घटनी चाहिए, इसलिए थोड़ी सी ये आशंका है कि कहीं वित्त मंत्रालय की ओर से इसको लेकर कोई दिक्कत तो नहीं आए। लेकिन ओवरऑल जो ये प्रस्ताव है, इसको लेकर समर्थन बनता दिख रहा है। ओके, तो प्रस्ताव को लेकर समर्थन बनता दिख रहा है। और कैसे समझे अनिल जी इस डेवलपमेंट को? अच्छा हो जाएगा, सेटलमेंट प्रोसेस आसान हो जाएगा, थोड़ी कन्वीनियंस आ जाएगी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को? मन बनाने लाना चाहिए। बाकी तो ये STT और ये जो छोटी मोटी चीजें है ना, ये सब हो जाती है। अगर मन पक्का कर लिया ना करना है तो हो जाएगा। मुझे एक चीज बताओ, आज तक कौन सा ऐसा रूल है जो लागू किया गया हो
और जिसमें लोग कंफर्टेबल नहीं हुए हों, हल्ला गुल्ला नहीं हुआ हो, थोड़े दिनों बाद आप सब अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं ना, एडजस्ट कर लेते हो जाता है। और इसमें तो ऐसे अपरेंटली कोई नुकसान है नहीं। भाई अगर आप, कौन नहीं चाहेगा कि अगर मेरे, कई बार होते हैं ना, ब्रोकर पैसे मांगता है, आपका मार्जिन आया, क्लाइंट क्या बता रहे, मेरा उधर बेचा हुआ है ना, मैं कल ही तो शेयर बेचे, देखो उसकी रेट आएगी, वो मार्जिन में एडजस्ट करे, वो आएगी जब आएगी, वो आएगा 2 दिन बाद, अभी आज पहले दे, ये सारी जो प्रॉब्लम आती है ना, ये बहुत कम हो जाएगी। तो आई थिंक ये तो दोनों ही, क्लाइंट और ब्रोकर दोनों इसको पसंद करेंगे अगर ऐसा हो जाता था। ये मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन एक जो लेकिन क्या नहीं लेकिन एक जो बड़ा तबका है, एक खास किस्म के नए जमाने वाले डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ काम कर रहा है। तो एक नहीं, तो इसमें वही फायदा तभी होगा जब आप ऐसे ब्रोकर के साथ काम करें जो आपका फ्यूचर का भी देखता हो, जो कैश का भी देखता हो। तो मैक्सिमम ब्रोकर्स मतलब दोनों ही देते ही हैं, बहुत ही कम ऐसे होंगे जो खाली कैश का करेगा तो क्या करेगा, मक्खियां उड़ती रहेगी, उसके कुछ होगा ही नहीं वॉल्यूम ही, है ना। और खाली एफएनओ करेगा तो वो तो चलता नहीं, आपको डिलीवरी अलाउ करनी होती है जनरली, वो भी एक सेगमेंट होता है। आई थिंक आई एम श्योर 90-95% ब्रोकर तो दोनों ही बिजनेस करते हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर तो साथ में कमोडिटीज भी करते हैं। चोपड़ा साहब से बढ़िया कौन समझा सकता है, चोपड़ा साहब हमारे साथ हैं। चोपड़ा साहब, ऐसा हो गया तो कैसा होगा? देखिए अनिल जी नमस्कार। पहले तो मुझे लगता है कि मार्केट को ब्रॉडन करने के लिए और इसके इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा ये। और कई बार आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एफएनओ का सेटलमेंट और कैश का सेटलमेंट अलग अलग होता था। कैश में पैसे पड़े हैं, एफएनओ में आपने ऑप्शंस बेच रखे हैं या खरीद रखे हैं, तो उसमें कई बार ऑप्शन सेटलमेंट अलग अलग होने के कारण से दिक्कत होती थी, पोजीशंस भी कट जाती थी। तो जैसे एक्सचेंजेस ने पहले किया, सेबी ने पहले किया कि कमोडिटी के लिए भी मार्जिन यूज किया जा सकता है इक्विटी का, तो एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मार्केट की डेप्थ भी बढ़ेगी और कस्टमर्स के टैक्सेस भी कम लगेंगे, नुकसान भी कम होगा। खामखा की पोजीशंस जो कट जाती हैं मार्जिन के शॉर्टफॉल की वजह से, और क्योंकि आजकल बहुत स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स हो गई हैं मार्जिन की, और उसकी वजह से बहुत पेनल्टी भी आती है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप, बहुत अच्छी बात है ये। और मार्केट ब्रॉडन होगा और मुझे लगता है कि डेप्थ भी बढ़ेगी मार्केट की, और जैसे लोग काफ़ी जुड़ चुके हैं और हमारे मार्केट का विस्तार होना चाहिए इस कदम से, तो बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है मेरे हिसाब से। चोपड़ा साहब को पसंद है क्या? बात ही खत्म बिल्कुल। हमारे सर तो बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं सारे इस तरह के मैटर्स पे। तो ये एक बहुत, कहाँ तक पहुंचा है, कब होगा? अभी शुरुआती चर्चा हुई है सेबी की एक कमेटी में, इस पर और चर्चा होंगी, लेकिन मोटे तौर पर सहमति है इस प्रस्ताव को लागू करने को लेकर। केवल एसटीटी का रास्ता निकालना बाकी है कि ये रास्ता इसका कैसे निकलेगा, तो वो एक है। मोटे तौर पर सहमति है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि 2-4 बैठकों के दौर और चलेंगे और उसके बाद कोई बात नहीं सर, हम इंतजार करेंगे। चलिए, तो इस पूरी खबर पर नजर है ब्रजेश की, और जैसे कोई बड़े डेवलपमेंट होंगे आपके सामने हम तुरंत प्रभाव से लेकर आएंगे। तब तक तुरंत प्रभाव से आपके सामने लाया जाएगा हिमांशु जी को, हिटमैन हिमांशु। जी सर बताएं। अनिल जी, एक और खरीदारी की राय है और खरीदना है टाटा मोटर्स को अब की बार। करंट स्पॉट लेवल्स हैं अनिल जी 485-50, 486 के आसपास के। देखिए अनिल जी, जिस तरह से निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने एक नया ऑल टाइम हाई आज रिक्लेम किया है, मुझे लगता है कि इसी सेक्टर पे फोकस रहना चाहिए। और जिस हिसाब का ब्रेकआउट टाटा मोटर्स में आते हुए नजर आ रहा है, मुझे लगता है यहाँ पर 500 के तरफ जाने की तैयारी स्टॉक में कर दी है, जो कि मुझे लगता है कि मैक्सिमम 1 से 2 दिन में होती हुई नजर आ सकती है। तो टाटा मोटर्स में खरीदारी करके चलेंगे करंट लेवल्स पर। 482 रुपए का एक छोटा स्टॉप लॉस है, 4 रुपए का। इसके सामने यहाँ पर 494 रुपए का पहला टारगेट 494 और दूसरा टारगेट 502 रुपए का, जो कि 1 से 2 दिनों में आता हुआ नजर आ सकता है। टाटा मोटर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। टाटा मोटर्स में खरीदारी करें। ऑटो स्टॉक्स आज बढ़िया मोमेंटम है। मारुति के बाद अब हिमांशु जी को टाटा मोटर्स पसंद आ रहा है, और जैसे मैंने कहा ऑटो इंडेक्स लाइफ हाई पर ऑलरेडी आपको आते हुए दिख रहा है। चोपड़ा साहब, कोई ऑटो स्टॉक जो इन लेवल्स पर भी खरीदना हो, 9000 पर मारुति या टाटा मोटर्स? हीरो मोटोकॉर्प नतीजे उतने खास नहीं थे, ब्रोकरेजेस अभी भी थोड़ी डिवाइडेड है, बट वहां पर भी थोड़ा व्यू बन रहा है, और अब तो फेस्टिव डिमांड भी आने वाली है सर। दीप, मैंने पहले भी कई बार बोला है, आपके चैनल पे ही बोला है, और मेरे ख्याल से पिछले लगभग 1 साल से बोल रहा हूँ, टाटा मोटर भारत का टेस्ला है।
और ये स्टॉक 800 रुपए जाएगा। मैं कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं देता हूँ, यहाँ से लगभग डबल का टारगेट दे रहा हूँ। पहले भी मैंने SPL में या दूसरे किसी फोरम में मैंने टाटा मोटर DVR दिया था, और मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में बहुत दमखम है। इतना नुकसान करने के बाद भी इस क्वार्टर में आगे के लिए जो गाइडेंस दे रहे हैं, मैनेजमेंट दे रही है, वो इसको डेट फ्री होने की बात कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल होने की बात कर रहे हैं। भारत में सबसे बड़ा EV प्लेयर टाटा मोटर्स है। 2030 तक JLR पूरी तरीके से EV चली जाएगी। इसके अलावा चाइनीज मार्केट जो अब तक परेशान कर रहे थे पिछले 2-3 सालों से, मुझे लगता है चाइना कहीं ना कहीं बॉटम के आसपास है, और यहाँ से जैसे ही अपटिक होना शुरू हुआ, उन्होंने अपने रेट कट्स किए हैं अभी रिसेंटली। इसका मतलब ये है कि चाइनीज गवर्नमेंट देख रही है कि रेट कट करने से और ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ सकती है, जो कि स्लो डाउन हो गई है क्योंकि रियल एस्टेट का काफ़ी बड़ा झटका लगा था। बट अगेन टाटा मोटर्स के लिए, JLR के लिए चाइना बहुत बड़ा मार्केट है। तो मेरा ये मानना है कि अब यहाँ से अपटिक आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो इन्फ्लेशन फियर्स थे या रिसेशन फियर्स थे वो ओवरप्ले हो रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पीक आउट हो रहा है और यहाँ से नीचे गिरना चाहिए। क्रूड जो गिरावट है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारी इकोनॉमी के लिए भी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए भी। और मैं दोबारा से ये बात बोलना चाहता हूँ कि टाटा मोटर्स जो मैनेजमेंट कमेंट्री दे रही है उसके बेसिस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई साल 1.5 साल के लिए इसको रखना चाहता है तो मेरा ये मानना है कि 800 साढ़े 800 का स्तर टाटा मोटर्स टच कर सकता है। और बहुत ही खूबसूरत कंपनी है। अब इनके पास डिजाइनिंग स्ट्रेंथ भी है जो पहले नहीं थी। टाटा मोटर्स की जो लोकल एक्सेप्टेबिलिटी थी इंडियन मार्केट्स में मॉडल्स के लिए, वो अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है। इनके जो नए मॉडल्स हैं, अल्ट्रॉस है, हैरियर है, या जो दूसरी गाड़ियां ला रहे हैं, अब सड़कों पे दिखाई देती हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजिकली भी काफ़ी एडवांस्ड है सुमो से और इंडिका से और इंडिगो से जो पहले आती थी, जिनमें कोई भी डिजाइनिंग स्ट्रेंथ नहीं थी, जिसके अंदर ये लोग बड़ा देसी तरीके से काम करते थे। बट अगेन अब एक इंटरनेशनल कंपनी की तरह ये बन गई है, और मुझे लगता है कि जो भारत में बनने वाली गाड़ियां हैं बहुत जल्द ये एक्सपोर्ट्स भी करेंगे, और JLR वैसे भी दोबारा से अपना परचम लहराएगा। काफ़ी नए मॉडल्स लाने की तैयारी कर रहे हैं, और EV में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम करेगी टाटा मोटर्स। तो यहीं से इसको अपलिफ्ट मिलने वाला है आगे आने वाले समय के लिए। तो टाटा मोटर्स निश्चित रूप से यहाँ से डबल होने का दावेदार है। समय लग सकता है मगर डबल जरूर होगा। डबल में समय तो लगना भी चाहिए सर, नहीं लगे तो मामला तो कहना ही क्या, मतलब सब लोग टाटा मोटर ले ही लेंगे। ओके, चलिए, तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी राय टाटा मोटर्स पर आती हुई। सेठी साहब भी कार्यक्रम में शामिल होने को तैयार। उससे पहले नितिन जी के लिए एक बिगुल, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं नितिन जी। अनिल जी, यहाँ पे ट्रेड मारुति में है। मारुति में 9000 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन जो करीब 195 में मिल रही है। ये कॉल ऑप्शन हमें लेनी चाहिए। इसका स्टॉप लॉस होगा 150 का और टारगेट होंगे 300 रुपए का। यानी कि मारुति के जो टारगेट लग रहे हैं वो करीब 9200 9350 की तरफ जाना चाहिए। तो हम एट द मनी मारुति की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं। बंसल जी, प्रसन्न हुए आप? बंसल जी, बंसल जी म्यूट है क्या? म्यूट हो गए। हाँ, पता नहीं मुंह पे म्यूट है या कान पे म्यूट है, सुन नहीं पा रहे या बोल नहीं पा रहे हो। अच्छा, तब तक ऑडियो नहीं आता, तब तक कुणाल जी मदद करेंगे। कुणाल जी, आपके मित्र न चाहते हुए भी म्यूट है, वजह हमें पता नहीं, आप प्रसन्न हुए उनके ब्याह पर? जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, देखिए बंसल जी का स्वभाव ही प्रसन्नचित व्यक्ति है। अनिल जी प्रसन्न हुए, कोशिश किए उन्हें नाराज करने की, या ऐसा कि उनका स्वभाव बदला जाए या बदल के देखा जाए क्या होता है, ऐसा कभी ट्राई किया है? नहीं अनिल जी, मैंने तो प्रयास नहीं किया, लेकिन अनिल जी और बहुत सारे लोग ऐसे हैं निरंतर प्रयास करते रहते हैं अनिल जी, लेकिन बंसल जी अनिल जी आसानी से अनिल जी नाराज होते नहीं है, प्रसन्न रहते हैं। बहुत सारे पैनल पे तो एक आधी होगा कोई। अनिल जी एक दो हैं, वो एक दो ही बहुत है अनिल जी। ओके, हम तो समझ गए, बाकी का पता नहीं। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सेठी साहब, आज क्या इरादा है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। अरे वाह, बताएं सर। पहला स्टॉक, और कैश मार्केट के स्टॉक से याद आया, पिछले हफ्ते आपने वो ये बताया था, कौन सा
जेंसा टेक्नोलॉजी, एक टेगा इंडस्ट्रीज जो ऑटो से जुड़ी हुई कंपनी, वो माइनिंग और इक्विपमेंट है, तो बुधवार और गुरुवार को बड़े तेजी से भागे। 5% आज भी ऊपर है, मजबूत टारगेट आ गए सारे सर, बधाई। हाँ बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग। टेगा इंडस्ट्रीज थर्सडे को दिया था 490 के आसपास, और अभी 520 के लेवल पे है। जेंसा टेक्नोलॉजीज 232 वाला अभी 245 पे है, तो दोनों स्टॉक्स ने अच्छा किया। ये बुधवार और बृहस्पतिवार की पिक थी, तो कैश मार्केट के स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। तो अनिल जी, आज का जो पहला कैश मार्केट का स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है, एक शुगर स्टॉक है। स्टॉक का नाम है धामपुर शुगर मिल्स, जो कि 223-24 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। एक इस सेक्टर की दमदार कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। बाकी शुगर सेक्टर पे अनिल जी मुझे लगता है बाजार का फोकस अब होना चाहिए, बिकॉज इसके 3 कारण हैं। पहला तो भारत में एक फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, अब यहाँ से लेके गणपति, दुर्गा पूजा, फिर नवरात्रा, दिवाली, फिर दशहरा, फिर अप टू क्रिसमस, न्यू ईयर तक फेस्टिव सीजन, वहां पे शुगर की डिमांड बढ़ती है, तो उसका एक फायदा, शुगर की प्राइजेस फर्म रहती है और शुगर की डिमांड भी भारत में अच्छी रहती है, तो उसका फायदा होना है। दूसरा, ऐसे सुनने में आ रहा है कि यूरोप में हीट वेव हुआ है, यूरोप में ड्राउट है, हीट वेव है, तो उसके कारण शुगर केन की क्रॉप खराब हुई है, तो उसके वजह से वहां पे ऐसे सुना जा रहा है कि 2 मिलियन टन का प्रोडक्शन खराब हो सकता है इस साल। तो उसके कारण मुझे लगता है इंटरनेशनली भी शुगर प्राइसेस फर्म रहेंगे, और भारत ने जो एक एक्सपोर्ट्स पे लिमिट किया हुआ 10 मिलियन टन का, उसको भी ऐसे अटकलें हैं कि वो भी बढ़ाई जा सकती है। तो ऑल इन ऑल पूरे सेक्टर के लिए अच्छा होगा, और बाकी ये स्टॉक्स भी सब अपने हाइट से करेक्टेड है। और धामपुर जैसी जो यूपी बेस्ड शुगर मिल से इन्होंने तो मतलब एथेनॉल की जो स्टोरी है वो तो चली रही है, मतलब सरकार का लक्ष्य है 10% से 20% ब्लेंडिंग करने का, तो 10% ब्लेंडिंग में इस साल 440 करोड़ लीटर एथेनॉल सप्लाई किया इन सब शुगर मिल्स ने मिलके, वो बढ़ के आने वाले 2-3 साल में 850 करोड़ लीटर हो जाएगी, तो उसका फायदा होना है। तो एक लॉन्ग टर्म अच्छी स्टोरी है। फिर इन्होंने अपना इंडियन मेड फॉरेन लिकर ब्रांड सबने लॉन्च किया हुआ है, जहां से मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक, बहुत अच्छे लेवल्स पे ट्रेड करता है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 240 का, स्टॉप लॉस रखना 220 रुपए का। तो से धामपुर शुगर में करें खरीदारी, और सेठी साहब का ऐसा मानना है कि शायद यूरोप में ऐसे सुनने में आ रहा है कि हीट वेव चल रही है, तो सेठी साहब आप फ्री हो तो जाके एक बार यूरोप जाके चेक करके आ जाओ बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर कि वाकई में हीट वेव है कि नहीं है। नहीं अनिल जी, उसके तो इतना खर्चा करके खाली हीट वेव पता करके जाने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे कोई रिश्तेदार को फोन करेंगे, फ्रेंड को फोन करके पता कर सकते हैं। इतना खर्चा करके जाके खाली धूप में खड़े रह के थोड़ी आना है, पूरा घूम फिर के आना आराम से फर्स्ट क्लास, पैसा पूरा अनिल जी यूरोप घुमा हुआ है, तो अभी बाकी जो दूसरी जगह है वो बाकी है, तो पहले वो कंप्लीट करेंगे अनिल जी। अच्छा, आज अभी तक तो आपके मार्स पे ही जाना बाकी है, काफी चीजें बाकी है। अच्छा भाई साहब, कुणाल जी कुछ कह रहे हैं, कुणाल जी क्या कहेंगे इसमें? मेरे ख्याल से कुणाल जी यही कहेंगे कि मैं चले जाता हूँ सेठी साहब की जगह। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा मुझे भेजें, तो मैं कह रहा हूँ अनिल जी राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर चला जाएगा अनिल जी, और पूरी अनिल जी वहां से आपको आंखों देखा हाल बताएंगे अनिल जी। क्या बात है। और सेठी साहब ने तो घुमा हुआ ही है। हाँ, तो सेठी साहब थोड़ी मना कर रहे हैं, आपको अपने खर्चे पे जाना है। अनिल जी अपने सुनो जी, अनिल जी अपने जी बिजनेस के पास तो बहुत से सोल्यूशन है। सेनानी साहब जो जर्मनी बोलते हैं, जर्मनी भी मेरे ख्याल में यूरोप में ही है अनिल जी। करेक्ट, बिल्कुल तो है। वो क्या खुद भी जाने वाले हैं, हम सबको भी ले जाने वाले हैं, तो एक पन दो काज हो जाएंगे, जल्दी करेंगे तो अनिल जी। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए धामपुर शुगर में खरीदारी करने के लिए पहला स्टॉक सेठी साहब बताएं, दूसरा वाला। दूसरा जो कैश मार्केट का स्टॉक जिसमें खरीदारी करनी है अनिल जी, स्टॉक का नाम है इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स। ये अभी 411 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। एक सॉलिड कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम्स बनाती है 2-3 व्हीलर्स के लिए, और पोर्टेबल इंजन भी बनाती है। ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन लुकास टीवीएस और माले ग्रुप है जर्मनी का, जो कि अपनी जापानीज सब्सिडरी के थ्रू इसमें स्टेक ओन करता है। बहुत ही दमदार कंपनी है, मार्की क्लाइंट लिस्ट टीवीएस मोटर्स है, हीरो मोटो है, पियाजो है। बाकी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे है, एक जीरो रेट कंपनी, अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। प्रोमोटर्स की भी अच्छी खासी 66% की हिस्सेदारी है। तो इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह। 435 का टारगेट है, 405 का स्टॉप लॉस। ओके, तो धामपुर शुगर और इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स दो बेहतरीन कैश कॉल सेठी साहब की तरफ से, जहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन पिक्स शेयर करने के लिए। आइए जान लेते हैं अनिल जी से भी उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी।
सर सुबह से ही डाउ फ्यूचर्स एक बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, कहीं नहीं गया है और अभी भी देखिए एकदम फ्लैट डाउ फ्यूचर्स, एकदम फ्लैट आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिखेंगे, कुछ बड़ा एक्शन वहां पर नहीं हो रहा है। यूरोप के बाजार 0.5% तक ऊपर हैं, अच्छा कारोबार है वहां पर। एशिया थोड़ा मिला जुला था, हांगकांग स्पेशली 1% नीचे था, बट अदरवाइज एशिया में भी कुछ बड़ा एक्शन नहीं हुआ। कच्चा तेल $94 के नीचे, अच्छी बात है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूत है, बट आज तो हमारा रुपया बंद है तो कुछ वहां पर एक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर एशिया देखेंगे तो हमारे बाजारों ने डेफिनेटली आउट परफॉर्म करा है सर, और ग्लोबल भी थोड़ा आउट परफॉर्म इस समय कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स एक दिन की छुट्टी का एडजस्टमेंट है ये। बताएं क्या करना है सर? करनी तो तेजी है, देखो अभी भी कहीं डेटा में कोई खराबी है नहीं। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल आए हैं मेरे सामने, मजेदार डेटा है दीप। पहली चीज तो है कि आज 17,700 के नीचे बंद नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस आपको रखना चाहिए। 72 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, उसमें से 42 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, ये है पुट में। तो 17,700 आपके लिए सपोर्ट हो गया। और कल शुक्रवार की भी 17,700 की तो नेगेटिव तो बंद होने से रहे। मेक और ब्रेक 3:05 तक का लेवल जो कुणाल जी के लिए बहुत काम का है, वैसे तो 17,800 का है। हो ये रहा आज सुबह से 17,800, 17,825, 17,800, 17,825, 30, यहां जाकर वापस निफ्टी वहां से ऊपर आता है। क्यों आता है? 17,800 के कॉल ऑप्शन पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 60 लाख शेयर आज जुड़े हैं और टोटल मिलाकर दीप 1,18,00,000 शेयर। वाओ। तो मतलब 17,800 3:05 तक अगर आप 17,800 के ऊपर निकलकर टिक गए तो आखिरी आधे घंटे में ये शॉर्ट कवरिंग कराकर आपको कम से कम 50 पॉइंट दे जाएगा। अब देखो ना, 17,800 पर 1,18,00,000 शेयर और 17,700 पे 37 लाख शेयर है, यानी आपके हो गए कितने? 1,55,00,000 शेयर सिर्फ ये 100 पॉइंट की रेंज में शॉर्ट हो गए कॉल राइटर्स, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से 17,800 मेक और ब्रेक लेवल है, लेकिन जिस तरह से कॉल राइटिंग होकर रखी है थोड़े से चांस कम दिख रहे हैं और डाउ फ्यूचर उतना सपोर्ट नहीं कर रहा जितना आपको चाहिए, ठीक है। 25 पॉइंट नीचे भी या तो डाउ फ्यूचर 101 पॉइंट ऊपर हो जाए और ये 17,800 पार कर ले 3 बजे के पहले टिक जाए, तब तो काम हो जाएगा। नहीं तो फिर इस डेटा के हिसाब से आपको 17,800 के नीचे ही बंद होना पड़ेगा। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो देखिए पुट कॉल रेशियो आपका कंफर्टेबल है 1.21 पर, तो पोजीशन अभी भी ज्यादा नहीं है और कॉल राइटिंग दबाकर हुई है, यानी कि लोग मंदी की पोजीशन बनाए जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। सो ऐसे में इसी उम्मीद में कि लॉ ऑफ एवरेज कभी तो काम करेगा, और अगर ये नहीं किया तो शॉर्ट कवरिंग बहुत एग्रेसिवली आएगी दीप। चलो समझो नहीं आई, तब भी क्या है, डाउन साइड रिस्क तो बहुत ही लिमिटेड है। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है और अगर इंट्राडे के हिसाब से आपने लॉन्ग बनाकर रखा है तो 17,750 आपका स्टॉप लॉस होगा, स्पॉट लेवल का मैं बता रहा हूँ। और 3 बजे तक 17,800 के 3:05 तक 17,800 के ऊपर टिक गए, 17,850, 875 आज ही आपको दिख जाए, 850 आज ही 50, मतलब पूरा दिन भर जो टाइम पास किया है। फिर अगर इसको भागना है तो 50-75 से कम नहीं भागेगा, अगर भागा तो। हाँ, और नीचे भी आए तो 50-75 आएगा, फिर 17,750, 17,725। तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। 17,800 भयंकर कुश्ती वाला लेवल, सुबह भी हम इसी की बात कर रहे थे। एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, 17,800 के ऊपर तेजी, 17,800 के नीचे मंदी वहीं का वहीं पूरा दिन निकाला है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में गजब की कॉल राइटिंग, एक दिन बैंक निफ्टी नहीं चला, इतनी कॉल राइटिंग। सोचो 39,200 पे कॉल राइटर 23 लाख शेयर, 39,300 पर 30 लाख शेयर, 39,400 पे 24 लाख शेयर और 39,500 पर हाईएस्ट है 34 लाख शेयर। तो हर एक लेवल पर दबाकर कॉल राइटिंग हुई है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है 26 लाख शेयरों का 39,000 के आसपास। तो पहली चीज तो है कि आप 39,000 के नीचे नहीं बंद होते तब तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज 3 बजे तक का लेवल जो है यहाँ 39,300 है। अगर 39,300 पार करके बैंक निफ्टी टिक गया तो यहाँ भी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी जो 39,400 से 39,500 तक आज ही ले जा सकती है। तो फोकस शॉर्ट कवरिंग पर ही है अगर हुई तो, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि आपका डाउ फ्यूचर सपोर्ट करे। अगर डाउ फ्यूचर सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसे ही सुस्त रहेगा, तो फिर आप 39,000 39,200 की रेंज में बंद होंगे बैंक निफ्टी पर, 17,725 17,800 की रेंज में बंद होंगे निफ्टी पर। लेकिन फिर भी वो अच्छी ही क्लोजिंग मानी जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से मार्केट रिव्यू। अच्छा व्यू है और निफ्टी स्पेशली आपको दौड़ने के लिए दिख रहा है तैयार, अब ये लेवल क्रॉस करता है या नहीं। आइए लेते हैं सुमित जी से उनकी पिक, बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, 134 रुपए 70 पैसे का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल के अंदर मोमेंटम बन रहा है, लास्ट 3 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। पिछले 7 से 8 दिनों की गिरावट के बाद
कल यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन से गेल में मोमेंटम बना है और 3 दिनों के हाई आज ब्रेक हो रहे हैं। तो गेल के अंदर यहां से ऊपर का मूव बनना चाहिए, जिसके अंदर 140 रुपए से लेके 142 रुपए तक का मूव गेल में 1-2 दिनों में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ये वीक के लिए गेल में खरीदारी करें। 130 रुपया, 131 रुपया ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 130 का या 131 के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। ऊपर के अंदर 140 रुपए से लेके 142 रुपए तक के टारगेट गेल के अंदर देखने को मिलने चाहिए। ऑप्शन के जरिए भी इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। 135 वाला कॉल 3 रुपए 50 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाए 2 रुपए का, ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकता है 5 रुपए से लेके 6 रुपए तक का। तो 135 का कॉल ले सकते हैं या फिर स्पॉट में खरीदारी करें 140 से 142 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। गेल पर 135 रुपए वाला कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है, ये राय आपके लिए। स्टॉप लॉस 130 का लगाएं 140 और 142 के टारगेट के लिए। आइए अब वक्त है न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट का, और उससे पहले बसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में है तैयार। आइए उनसे करते हैं मुलाकात। बसीन कैसी हैं शेयर? स्वागत है भसीन साहब। गुड आफ्टरनून सर, बताएं क्या करना है इस समय बाजार में, और आपके कॉल्स के अपडेट भी हैं तो। गुड आफ्टरनून दीपांशु। तो आपको अपडेट दे दूं, HUL दोपहर को IEX दिया था, IOC, इंडिगो, अंबुजा, टाटा मोटर, आइशर मोटर, DLF सारे आउट परफॉर्म कर गए। अब आपके लिए 2 नहीं 3 बाय कॉल हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं। तो सबसे पहले लीजिए गुजरात गैस। आपने देखा है IGL, MGL की री रेटिंग। गुजरात गैस इज द लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर। 472 रुपए में लीजिए, इसमें 2 रुपए डिविडेंड है। 19 तारीख को 2 रुपए डिविडेंड होएगा। 480 का कैश का भाव है, तो 4 से तो फ्यूचर लीजिए 472, 473, 461 का स्टॉप लॉस, 490 का टारगेट। दूसरा, आज रिकॉर्ड वॉल्यूम और एक री रेटिंग हुई है गोदरेज कंज्यूमर। ये मेरे बहुत पुराना शेयर है, 680 रुपए से ये 1000 रुपए जाएगा। गोदरेज कंज्यूमर लीजिए 890, 892 में स्टॉप लॉस ऑफ 865, टारगेट ऑफ 990. This is going to go to 10% upside because it's seen a record volume today. और तीसरा पिक है श्री सीमेंट। आर्ग्यूबली सीमेंट में री रेटिंग है विच इज एविडेंट। 21,400, 450 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2900, 22,500 इज द फर्स्ट टारगेट फॉर श्री सीमेंट। ओके, तो श्री सीमेंट इस पर करनी है खरीदारी। खरीदारी आपको करनी है गुजरात गैस 490 के टारगेट्स के लिए, गोदरेज कंज्यूमर 990 के टारगेट्स के लिए। आज तो हमने डबल अपग्रेड भी आते हुए देखा है इस काउंटर पर, और साथ ही श्री सीमेंट 22,500 का टारगेट आपको यहां पर आते हुए दिख सकता है। तो कुछ दिग्गज स्टॉक्स बसीन साहब के रेडार पर भी जहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी, और अच्छा एक्शन यहां पर आपको बनते हुए दिख रहा है। तो 3 के पिक्स, गुजरात गैस, गोदरेज कंज्यूमर और श्री सीमेंट, ये आपके सामने हैं। ओके, नितिन जी के लिए बिगुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन रार का। बताएं सर नितिन जी। 17,810 के आसपास है, और फ्यूचर देखेंगे तो 17,835-36 के आसपास है। यहाँ पे एक बार हम अटेम्प्ट लेंगे 17,800 की पुट ऑप्शन में, जो 70-71 की चल रही है, और इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना है 55 रुपए का, यानी आप 70-71 में भी लेंगे 55 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। आज का जो लो प्राइस है वो करीब 65 का है, और हम 55 का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं कि मार्केट इसी रेंज में है, और बैंक निफ्टी में थोड़ी अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशंस हो रही है। जैसा अनिल जी ने अभी हाईलाइट किया कि कॉल राइटिंग हो रही है बैंक निफ्टी में, और फ्यूचर्स का डेटा देखेंगे तो अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशंस है, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहे हैं, और निफ्टी में थोड़ी शॉर्ट पोजीशन बनती हुई दिखी है। और दूसरी बात, 17,800 की जो स्ट्राइक है वहां पे मैक्सिमम कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है, जहां पे काफी देर से हम देख रहे हैं कि फाइट चल रही है। तो इसलिए हम एक बार यहाँ पे पुट ऑप्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं नेक्स्ट आधे 1 घंटे के लिए, कि हो सकता है करेक्शन हमें मिल जाए, और इसलिए स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखा है 15 रुपए का, कि हाई ब्रेक करेगा तो रिस्की हो जाएगी। तो 15 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया, और टारगेट आप क्लोजिंग 3:25 तक होल्ड कीजिए। अगर करेक्शन आएगी तो 125 रुपए के टारगेट हो सकते हैं। ओके, तो 125 का टारगेट पुट खरीद सकते हैं आप इस समय। एग्जैक्टली 17,800 पर बाजार काफी समय से टाइम पास कर रहा है, और पुट खरीदने की राय आ रही है नितिन जी की तरफ से। रखते हैं इस पर नजर, 125 का होगा टारगेट। बिल्कुल। तो आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का, और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है देश की दिग्गज NBFC और फार्मा कंपनी पीरामल एंटरप्राइजेस।
पिरामल एंटरप्राइजेस पिरामल ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी, जिसमें फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट सारे के सारे बिजनेसेस हैं। 30 से ज़्यादा देशों में ऑफिस है, 100 से ज़्यादा ग्लोबल मार्केट्स में मौजूदगी है कंपनी की, और फाइनेंशियल और फार्मा सेक्टर में दिग्गज कंपनी है। फार्मा कारोबार के डीमर्जर को मंजूरी मिल गई थी, ये अलग से लिस्ट होगी, और साथ ही एक बड़ा एक्विजिशन पिरामल एंटरप्राइजेज ने किया है सितंबर 2021 में DHFL का भी। आइए मुलाकात करते हैं पिरामल एंटरप्राइजेज के चेयरमैन अजय पिरामल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि 1984 से कंपनी के साथ जुड़े हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी से साइंस ऑनर्स में आपने बैचलर्स किया है, जवाहरलाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से मास्टर्स भी किया है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया है, MIT यूनिवर्सिटी से DPhil, और साथ ही IIT इंदौर से आपको डॉक्टर ऑफ साइंस की ऑनररी पदवी भी मिली है। पिरामल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। सबसे पहले आपको बधाई। 12 अगस्त को NCLT की तरफ से आपके डीमर्जर को मंजूरी मिली है, फार्मा बिजनेस और एंटरप्राइजेज बिजनेस जो आप अलग अलग करना चाहते हैं। ये बताएं सर, इस मंजूरी के क्या मायने हैं, और क्या इसके बाद और कोई अप्रूवल आना बाकी है या सारी अप्रूवल्स आ चुकी है सर? इसका मायना यही है एक जरूरी कि अब दो अलग अलग कंपनियां हो जाएंगी, दोनों लिस्ट हो जाएंगी। एक फाइनेंशियल सर्विसेज में होगी, उसका पिरामल एंटरप्राइजेज ही नाम रहेगा, और एक फार्मा में जिसे पिरामल फार्मा लिमिटेड रहेगी। तो इनका ये जो प्रोसीजर है, अब रिकॉर्ड डेट फिक्स होगा, उसके बाद जो भी NSE और सबकी लिस्टिंग गाइडलाइंस है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये लिस्टिंग ये अक्टूबर के दिसंबर की क्वार्टर इस साल में हो जानी चाहिए, और उस समय दोनों इंडिपेंडेंट लिस्टेड कंपनियां हो जाएंगी। तो जो NBFC और फाइनेंशियल सर्विसेज वाला बिजनेस है वो आपका पिरामल एंटरप्राइजेज में जो अभी लिस्टेड है वो वैसे ही चलता रहेगा। जैसे ही दूसरी कंपनी डीमर्ज हो जाएगी उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में पिरामल फार्मा लिस्ट होगी, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अभी भी सर इतना वक्त लगेगा कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय चला जाए? नहीं, देखिए कितना समय लगता है, मतलब जो भी प्रोसीजर है जितना जल्दी होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि दिसंबर तक ही होगा, लेकिन प्रोसीजर में जो टाइम लगती है, अब नॉर्मल प्रोसीजर है वो लगेगा। परफेक्ट सर। वैसे तो आपने जब भी अनाउंस किया था डीमर्जर तब आपने बताया भी, फिर भी दर्शकों की जानकारी के लिए मैं चाहता हूं सर एक बार फिर से बताएं कि इस डीमर्जर से शेयर होल्डर्स को किस तरह से फायदा होगा। तो एक तो डीमर्जर से ये फायदा है कि जो भी आज शेयर होल्डर पिरामल एंटरप्राइजेज के हैं वो दोनों कंपनियों के शेयर होल्डर हो जाएंगे। पिरामल एंटरप्राइजेज जो फाइनेंशियल सर्विसेज में है, और दूसरी जो पिरामल फार्मा जो फार्मास्यूटिकल्स में है। इसके ये होता है कि आज दोनों कंपनियां काफी इनकी ठीक साइज है और इनकी ग्रोथ के प्लान्स भी हैं, और जिस इन्वेस्टर को, कई ऐसे इन्वेस्टर होते हैं उनके सिर्फ एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करना हो, चाहे वो फार्मा हो या फाइनेंशियल सर्विसेज, इसलिए उनका चॉइस रहता है कि आपको अगर दोनों में रहना है तो दोनों में रह जाइए, अगर एक में रहना है तो एक में रह जाइए। तो इसलिए उसमें जो जिस इन्वेस्टर को जहां रहना है, जिस इंडस्ट्री में, वो चॉइस रहेगी। बिल्कुल परफेक्ट है कि दोनों तरह के बिजनेसेस। अब इन दोनों बिजनेसेस पे एक एक में राय लेना चाहता हूँ। पहले फाइनेंसिंग बिजनेस की बात करूँ जहाँ पर आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये बताएं सर कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में फाइनेंसिंग बिजनेस में किस तरह की ग्रोथ आप देखते हैं, और ये DHFL को लेने के बाद क्या रिटेल फाइनेंसिंग पे जोर है या फिर जो आपका कोर स्ट्रेंथ होलसेल फाइनेंसिंग का है वहां पर फोकस रहेगा? जब DHFL का जो हमने एक्विजिशन किया था तो यही हमारी इच्छा थी कि हमारी डाइवर्सिफाई हो जाए बुक, सिर्फ होलसेल ही नहीं लेकिन सिर्फ दोनों होलसेल और रिटेल दोनों हो, और वही उसी और हम लोग चल रहे हैं ताकि अगले कुछ सालों में रिटेल और भी बढ़े। आज रिटेल का हमारा समझ लीजिए 42% रिटेल है और 58% होलसेल है, लेकिन अगले 5 सालों में मैं देख रहा हूं कि ये रेशियो बदल जाएगा, 2/3 होगा रिटेल में और 1/3 होगा होलसेल में। और एक तो ये बात है। दूसरी बात आप पूछ रहे थे कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में अभी तक तो मैंने ये नहीं देखा है कि कुछ डिमांड में कमी हुई है। देखिए आगे चल करके क्या होता है, लेकिन अभी तो काफी डिमांड अच्छी है लोन्स की, दोनों रिटेल में और होलसेल में भी।
सर आपने इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि 42%, 42% अभी आपका रिटेल में रहेगा हिस्सा। अच्छा, एक और कंपनी आपने अभी बिड की है रिलायंस कैपिटल के लिए। यहाँ बिडिंग का क्या पर्पस है? क्या यहाँ रिटेल कारोबार बढ़ाने के लिए आज से बिडिंग, क्योंकि मेरे ख्याल से रिलायंस कैपिटल में शायद दोनों बिजनेस है। जी सर। नहीं, पहले तो अभी तक कोई बिडिंग की नहीं। अच्छा, ओ सॉरी। वो अभी समझ रहे हैं कि बिडिंग करनी है या नहीं। शायद हम अज्यूम कर लेते हैं सर, वो हमारी गलती। हम सोचते कि आप तो करेंगे ही। जी आप थोड़ा उसमें जल्दबाजी कर ली है। अब देख रहे हैं कैसे करना है जी। देखेंगे कि उसमें कुछ अगर ये बिड भी करे तो इंश्योरेंस में जैसे आप जानते हैं आर कैप इंश्योरेंस में है, जनरल में है और लाइफ के इंश्योरेंस में है। तो देख रहे हैं अगर हमें जनरल इंश्योरेंस में ठीक लगा अंदर का और ये वैल्यू हुई तो शायद बिड करेंगे। तो मतलब इसका मतलब ये तो क्लियर है कि पिरामल एंटरप्राइजेस फुल फ्लेज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, जहाँ सब कुछ फाइनेंसिंग, BFSI जो एक तरह से कहते हैं, सब कुछ आप करना चाहते हैं, राइट सर? सब कुछ तो नहीं, लेकिन फाइनेंसिंग तो कर ही रहे हैं। NBFC आज हमारे एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी है, एक जॉइंट वेंचर है। जब DHFL का हमारा मर्जर हुआ था तब एक उधर एक प्रिमेरिका के साथ, जो अमेरिका की बड़ी कंपनी है, उनके साथ एक लाइफ इंश्योरेंस में जॉइंट वेंचर है। तो इतना तो है अभी। बिल्कुल जी। सर फार्मा बिजनेस वो तो खैर आपको मतलब कहना चाहिए कि ब्लड में है और इतने सालों से आप दशकों से कर रहे हैं। अब चूंकि पिरामल फार्मा अलग हो जाएगी, उस कंपनी में इन्वेस्टर्स कैसे देखें उस कंपनी को लेकर आपका क्या विजन है? उस कंपनी को ऐसा देखें कि वो 3 अलग अलग सेक्टर्स में है। फार्मा में है, एक तो है जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, वो जो ग्लोबल बिजनेस है, वो पूरा जो सेल्स होती है उसकी सब खाली विदेश में होती है। लीडिंग कंपनी जो ग्लोबली है उनके पास है, और ये ज्यादा ऑन पैटेंट ड्रग्स होती है और डायरेक्ट टू कंपनीज बेचते हैं। दूसरा बात है कि कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनेरिक्स है। इसमें जो भी जेनेरिक्स हैं हॉस्पिटल को बेचते हैं, बट कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ताकि उनके केमिस्ट्री कोई डिफिकल्ट केमिस्ट्री हो या उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ स्पेशल हो, वैसी तरह की प्रोडक्ट्स। और तीसरी है कि जो अपना इंडिया का प्रोडक्ट्स हैं जो ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं। तो ये तीनों जगह में आप देखेंगे कि अब काफी डिमांड अच्छी है, और मुझे लगता है कि 15% ग्रोथ इसमें आने, कंसिस्टेंट बेसिस में आने की संभावना है। परफेक्ट। तो दोनों ही बिजनेसेस, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज का हो और NBFC का हो या फिर फार्मा का, मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। बस अब इंतज़ार डीमर्जर की डेट्स आने का है। लगभग सारी अप्रूवल्स आ चुकी हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से आपको बधाई। NCLT की तरफ से डीमर्जर को मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि आपके लिए जो भी अप्रूवल्स बाकी थी सब आ चुकी है। अब ये डीमर्जर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अजय पिरामल साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। थैंक यू सर। अजय पिरामल साहब, चेयरमैन पिरामल एंटरप्राइजेस के बताते हुए आगे की योजना। डीप ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसका मतलब ये है कि अब डीमर्जर बहुत, हम कहाँ आ गए? अगस्त में, राइट, मिड अगस्त में। अगस्त सितंबर 1.5 महीने का वक्त है। अक्टूबर से कभी भी दोनों कंपनियां अलग अलग लिस्ट हो जाएगी, यानी कि अब आपके लिए डीमर्जर होकर लिस्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं बचा। स्टॉक के लिए डाउन साइड रिस्क खत्म हो गई। अब हमने सबसे पहले डीमर्जर की स्टोरी मेरे ख्याल से उस बात को 6 महीने से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा 5-6 महीने हो गए। उसके बाद कुछ और नॉन कोर एसेट्स भी इन्होंने धीरे धीरे करके बेचे, और बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग कर ली है। तो अभी जब पिरामल साहब को सुना तो पता चला कि 48% बुक इनकी, सॉरी 42% बुक जो है वो रिटेल की हो गई। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन किया है होलसेल और रिटेल पोर्टफोलियो में, जिसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये डीमर्जर काफ़ी हद तक आपके लिए दरवाजे खोलेगा। एक चीज़ की जा सकती है दीप, जो मैंने बात करके समझी है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए 3-4 महीने के लिए स्टॉक अच्छा हो सकता है। हाँ, राइट। डीमर्जर का बेनिफिट आप डिलीवरी लेके रखिए। डीमर्जर के हिसाब से आज 1915-20 का भाव है जी, करेक्ट। अगर आप डिलीवरी लेकर छोड़ देते हैं तो आपको दोनों कंपनियां जो डीमर्ज होकर लिस्ट होगी, ओवरऑल वैल्यू जो निकल कर आएगी, आपको अच्छा प्रॉफिट बनेगा। और रिस्क एक ही है मार्केट की जो हमेशा होती है, तो ये लो या कोई भी लो, तो उस केस में आपको ये करना चाहिए कि आधा अभी लेना चाहिए और आधा जब डेट अनाउंस हो जाए, रिकॉर्ड डेट, तब, राइट, तब आधा ले लीजिए, क्लैरिटी आ जाएगी, ताकि आपके लिए रिस्क कम हो जाए। करेक्ट सर।
है ना। सो बट ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका दे सकता है। मार्केट रिस्क अपनी जगह, मार्केट अगर 500 पे निफ्टी चला जाए तो 100 रुपए 150 रुपए ये भी गिर जाए तो बड़ी बात नहीं, वो तो अपनी जगह है। बट अदरवाइज अप्रूवल सारी आ जाना ये एक इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव चीज है इस कंपनी के लिए। जी बिल्कुल। तो चलिए, बड़ा डेवलपमेंट चोपड़ा साहब से एक बार राय लेते हैं। बिल्कुल चोपड़ा साहब, पीरामल आपकी राय सर, स्पेशली इस डीमर्जर के बाद। देखिए दोनों बिजनेस अलग अलग हैं, दोनों के रिस्क अलग अलग हैं। एनबीएफसी की जो थोड़ा बिजनेस है वो ज़्यादा रिस्की है एज कम्पेयर टू फार्मास्यूटिकल्स, और फार्मास्यूटिकल्स में पिरामल्स बहुत पहले से हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके से फार्मा इंडेक्स भी नीचे पिटा पड़ा हुआ है, और यहाँ से फार्मा में मुझे फिलहाल रिवाइवल लगता है, आने वाले कुछ समय में यहाँ से अच्छी तेज़ी नज़र आती है अच्छी फार्मा कंपनीज में। तो दोनों पोर्टफोलियोज डिरिस्क हो जाएंगे और अपने अपने स्ट्रेंथ्स पे ये लोग काम करेंगे। किसी दूसरे वर्टिकल का बोझ, ना फार्मा का बोझ एनबीएफसी पे आएगा, ना एनबीएफसी का बोझ फार्मा पे आएगा। अभी तो फिलहाल दोनों ही बिजनेसेस बहुत सारे हैं, मगर कभी सिगरेट्स में एक्साइज बढ़ जाती है तो पूरा का पूरा स्टॉक ही नीचे आ जाता है। तो ये हमेशा अच्छा है कि बिजनेसेस अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करें और उनकी जो वैल्यूएशन है वो मार्केट उनकी स्ट्रेंथ्स पे दे, बिजनेस के स्ट्रेंथ्स पे दे, बिजनेस की बैलेंस शीट पे दे। तो ये एक अच्छा वेलकम स्टेप है मेरे हिसाब से। और पीईएल के बारे में अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक दमखम रखता है 2500-2600 जाने के लिए, और ये डीमर्जर के बाद तो और अच्छी पॉसिबिलिटीज खड़ी हो जाएंगी। ये है आपके लिए पीरामल एंटरप्राइजेस पर राय चोपड़ा साहब की तरफ से भी आती हुई दिख रही है इस वक्त। ये है इंटरेस्टिंग आपके लिए डेवलपमेंट। वापस से 17,800 के आसपास निफ्टी वक्त पे था, कहीं कुछ जाने ही नहीं, कुछ करने ही नहीं, ऐसा वाला हाल हो गया आज સુધી। लेकिन एक घिसी-पिटी स्पेस में बड़ी तेजी बनी है चोपड़ा साहब, और वो सारी इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर बड़ी मजबूती से आज दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ इनके साथ चले हैं म्यूचुअल फंड वाले भी। बिल्कुल, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में से एक एक कंपनी है, आपको मतलब हमारी प्रेफरेंस से आप ज़्यादा भी बता सकते हैं। मैं ऐसा बोलने वाला था, एक एक ही कंपनी चूज करने की इजाज़त है, लेकिन मैं इजाज़त देने वाला कौन, रिक्वेस्ट करता हूँ उसे बताएं क्या क्या पसंद है आपको। देखिए, अगर आप एएमसीज की बात करें तो मुझे एचडीएफसी एएमसी में काफ़ी दम लगता है, और आज बहुत अच्छा अपसाइड दिखाया है इसने। ये स्टॉक लगभग पिछले 1-1.5 साल से कुछ भी नहीं कर रहा था, और मेरा ये मानना है कि एक, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, लोलापलूजा इफेक्ट, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर के बाद ये दोनों बहुत अच्छे हो जाएंगे। इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आ जाएगा, और एचडीएफसी एएमसी भी बहुत अच्छा करना चाहिए। और आज इसने पहला स्ट्रेंथ दिखाया, जो चार्ट पे जो कैंडल पढ़ पा रहा हूँ वो बहुत स्ट्रांग है, और मुझे लगता है कि इसमें आप फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। जिनके पास पुराना पड़ा हुआ है वो एवरेज भी कर सकते हैं, और मेरा ये मानना है कि 2700-2800 तक ये कंफर्टेबली जाना चाहिए, 3000 भी जा सकता है। तो एचडीएफसी एएमसी मेरी पहली चॉइस होगी। इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस क्षेत्र में बात करें तो मुझे फिलहाल एसबीआई लाइफ सबसे अच्छा लगता है। हालांकि टेक्निकली इसमें एक गोल्डन क्रॉस बना है, मगर इसके बाद एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इसने एक गैप छोड़ा हुआ है। तो कभी आपको गिरावट में एसबीआई लाइफ मिलता है तो एसबीआई लाइफ मेरी पहली चॉइस होगी, फॉलोड बाय एचडीएफसी लाइफ। और उसके अलावा एलआईसी में भी इन वैल्यूएशंस पे, इस भाव पे एलआईसी भी बुरा नहीं लगता। तो जो लोग एलआईसी में पुराने फंसे हुए हैं वो बिल्कुल बने रहें, और जो फ्रेश एंट्री भी करना चाहते हैं एलआईसी में, मुझे लगता है कि यहाँ पे 690 698 पे कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टॉक में भी दम है कि आसानी से 800 850 दिखाए, और इसने अच्छा खासा टाइम बिता भी लिया है कंसोलिडेशन में, और जो वीक हैंड्स हैं वो निकल गए हैं। तो ये 3 मेरी चॉइसेस हैं, एसबीआई लाइफ फॉलोड बाय एचडीएफसी लाइफ और एलआईसी। ये है आपके लिए पसंदीदा शेयर। आइए इस बीच बिगुल का वक्त है वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब फरमाएं। अनिल जी, ये स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है तो मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा, मैं कॉल ही देता हूँ। बीटीएसटी टाटा मोटर्स करके जाना है। लॉन्ग टर्म तो स्टोरी है, वो तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कल के दिन में ये 505 510 से जाएगा। अभी 488 489 है, तो 20 से 22 रुपए की अपमूव मुझे कल के दिन में दिखाई देती है। आपका स्टॉप लॉस केवल 4 से 5 रुपए का होना चाहिए, 485 का, और टारगेट, पहला टारगेट 500, दूसरा टारगेट 510। 10 के टारगेट के लिए फंडामेंटल तो सारे चोपड़ा साहब ने बता दिए, दुगुना हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? चोपड़ा साहब और वागले साहब दोनों हमारे सम्मानीय एक्सपर्ट्स बता दें टाटा मोटर्स खरीदने की राय। हिटमैन हिमांशु। जी हिमांशु जी फरमाएं।
जी किसने म्यूट किया आपको? हिमांशु जी आपको किसने म्यूट किया? शानदार ब्रेकआउट। नहीं वो तो पता है हमको, ब्रेकआउट तो आया ही होगा किसी न किसी शेयर में, तभी आपको म्यूट किसने किया? थोड़ी सी खांसी हो रही थी तो मुझे लगा डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा, बड़े स्मार्ट बनते हैं आप। एक बार ऐसे ही हुआ था। कोई ऐसे कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस कॉन्फ्रेंस में नेचुरली अगर स्पीकर बड़ा बोरिंग होगा तो कोई भी कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने वाला दिन भर की होती है, समझ सकते हैं आप। सो ही जाता आदमी, सो गया, बॉस ने पकड़ के बुलाया, बोला सर बुखार आ रहा है, इतना हालत खराब, मतलब गोली खा के मैं बैठा हूँ बड़ी मुश्किल से। अच्छा चलो तुम आप रूम में ही जाके सो जाओ। आउट स्टेशन में होती है ये आइडिया अच्छा है वैसे। ये वो आदमी हिमांशु जी थे कौन है वो पता नहीं मेरे को। जी हिमांशु जी बताइए। सीखना पड़ेगा। नहीं थोड़ी खांसी है। खांसा तो एक भी बार नहीं, 3 कॉल दे चुके अभी तक आप। चलिए नहीं बात म्यूट रखूंगा। जी बताए सर। एक मिनट बंसल जी आपको कुछ सलाह दे रहे हैं, शायद बंसल जी बता रहे कि इससे बेहतर बहाना कौन सा बनाया जाना चाहिए। जी बंसल जी एडवाइस करें। नहीं अनिल जी, मैं दीप को एडवाइस कर रहा हूँ कि दीप को जो लग रहा है ना कि गोली खा के रूम मिल गया सोने के लिए, तो दीप आपके बॉस जो है ना अनिल सिंघवी जी हैं, वहां गोली नहीं मिलेगी, इंजेक्शन मिलेगा, इंजेक्शन। बी केयरफुल। मुझे तो ये ट्रिक पता है ना, इसलिए। जी हिमांशु जी बताइए। जी अनिल जी, तो अनिल जी खरीदारी करना है आईसीआईसीआई जीआई। यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल रहा है, और ये ब्रेकआउट का अनिल जी जो टारगेट इवेंचुअल निकल के आता है वो 1400 और 1460 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। करंट लेवल 1290 रुपए के हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन ट्रेड स्ट्रेटजी समझाऊंगा मैं, जो से 2 से 3 दिनों के लिए खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1300 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है, जो कि लगभग 20-21 रुपए के आसपास करंटली ट्रेड करती है। 15 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट रखेंगे 32 रुपए का और 38 रुपए के 2 टारगेट्स। आईसीआईसीआई जीएम में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर 5 से 7% तक का मूव आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में आता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में। स्टॉप लॉस बताओ सर फटाफट। सर ऑप्शन में ट्रेड सजेस्ट किया है, उसमें स्टॉप लॉस रहेगा 1300 की स्ट्राइक की कॉल में 15 रुपए का, जिसको हम ट्रेल करते हुए नजर आएंगे। अगर ये 25 रुपए के ऊपर जाएंगे तो 17 रुपए के स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। ओके, और इस बीच जिंक को लेकर एक बड़ी खबर आती दिख रही है। एलएमई पर जिंक के दाम 2 महीनों की ऊंचाइयों पर, और अभी पिछले कुछ मिनटों में 15-20 मिनटों में जिंक के दाम 5-5.5-6% कितने बढ़ गए? 6% तेजी से बढ़ गए। और हमारी टीम ये बता रही है कि ये तेजी से दाम बढ़ने की वजह है कि यूरोप में ज़्यादातर कंपनियां, ज़्यादातर स्मेल्टर जो जिंक प्रोड्यूस करते हैं वो सबके सब बंद हो रहे हैं सर। नाइट स्टार या निरस्टार, आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन, NYR ये अपने जिंक स्मेल्टर को बंद कर रही है। 1 सितंबर से ये बंद करने वाली है। प्रेस रिलीज उन्होंने करा है। ये यूरोप का वन ऑफ द लार्जेस्ट जिंक स्मेल्टर प्लांट है। 3.25 लाख टन प्रति साल की इनकी क्षमता है, और ये स्मेल्टर बंद कर रहे हैं क्योंकि जो एनर्जी कॉस्ट हैं वो काफ़ी बढ़े हुए हैं। यूरोप है, ज़्यादातर गैस का इस्तेमाल किया जाता है, और क्योंकि गैस के प्राइसेस हम ऑलरेडी देख रहे हैं $9 पर रिकॉर्ड ऊंचाई पर यूरोप में हैं गैस के प्राइसेस, तो उसकी वजह से ये अपने स्मेल्टर को बंद कर रहे हैं। और इसके बंद होने से ब्रोकरेजेस ने भी करा है कि बहुत ही टाइट सप्लाई मार्केट हो जाएगी, और अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ से भी काफ़ी और ऊपर दाम जा सकते हैं। आज ही हमने देखा $225 का उछाल जिंक के प्राइसेस में आ रहा है। 2 महीने की ऊंचाई पर जिंक के प्राइसेस इस समय ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जिंक में इसी वजह से बड़ी तेजी होती दिख रही है, और उसका फायदा आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक, माय गॉड, आज का स्टार परफॉर्मर 7% अब मजबूत हो चुका है। तो गजब की दौड़ लगाता हुआ हिंदुस्तान जिंक का शेयर इसी खबर के दम पर। अभी हिंदुस्तान जिंक में मेरे ख्याल से अभी यही खबर है, 7% हो गया सर, 7%। ओहो, हाँ, अभी भागा आने के बाद ये भागा है। तो जिंक के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी से बढ़े। जरा एक बार कुणाल जी जल्दी से टारगेट्स बताएं, क्या 300 रुपए की तरफ बढ़ने को तैयार है हिंदुस्तान जिंक? अरे जी बिल्कुल, देखिए अनिल जी, एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पर चार्ट पर, जिसको एक्सटेंडेड वी रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। मुझे 305 रुपए का लेवल दिखता है,
जहां पर पहला मेजर कंजेशन है 305, और जिस तरह का मोमेंटम है 305 का लेवल भी टिक नहीं पाएगा इसके आगे। तो 305 का ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो मुझे लगता है 315 320 के लेवल्स पे आएंगे। तो काफी समय बाद इस तरह का मोमेंटम हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिल रहा है। पहला पड़ाव 305, ये लेवल पार हुआ तो 315 का लेवल आएगा। तो 5 और 315 तक की नॉन स्टॉप यात्रा करने को तैयार है हिंदुस्तान जिंक। बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टिंग कंपनी है, जो बंद हुई है, जो बंद कर रही है। हाँ, कैपेसिटी यूरोप के ज्यादातर जिंक स्मेल्टर बंद किए जा रहे हैं। ओहो, तो ये दाम जिंक के और कॉपर के इनके जो बढ़ेंगे, इसके साथ जो कुछ पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव है अमरा राजा बैटरीज के लिए। अमरा राजा बैटरीज के लिए भी आप इस स्टॉक पे भी ध्यान रखिएगा। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा, क्योंकि उनके अमरा राजा के लिए भी नेगेटिव है। एक बार जरा चोपड़ा साहब से भी राय ली जाए। चोपड़ा साहब, जिंक के लिए कितना पॉजिटिव है और अमरा राजा के लिए कितना नेगेटिव? इससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आपकी बात का मैं जवाब दूंगा जी। मुझे लगता है अनिल जी, वेदांता जिसका 65% स्टेक है हिंदुस्तान जिंक में, तो ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा। और वेदांता में हम सब देख चुके हैं, काफी करेक्शन हुआ है, अच्छा डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जिंक जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वेदांता को भी बढ़ना चाहिए। तो वेदांता भी अच्छे सप्रेस्ड वैल्यूएशंस पे है। हिंदुस्तान जिंक के लिए बेहद अच्छा है। और नो डाउट जो बैटरी कंपनीज हैं उनमें जिंक लगता है, तो जाहिर बात है कि इनका इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो जाएगी, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी होगी। बट मुझे लग रहा है जैसे ही प्राइस का जो शॉक है वो पास ऑन करेंगे कंपनीज कस्टमर्स पर, तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि कंपनीज अपना पूरा का पूरा प्राइस एब्जॉर्ब करें। तो थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी डेंट होगा, बट दोबारा से कंपनीज ठीक हो जाएंगी, बैटरी कंपनीज। बट अगेन वेदांता मुझे इस समय अच्छा लगता है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक का 65% स्टेक वेदांता के पास है। तो हिंदुस्तान जिंक पर तो रखिए नजर, वेदांता पर भी रखिए नजर। एक बार वेदांता का भी चार्ट देख लें, बिल्कुल स्पाइक भी आ रहा है इसमें। ऑब्वियसली हिंदुस्तान जिंक पर ज्यादा कोरिलेशन है, वहां पर बड़ा एक्शन आ रहा है, बट वेदांता भी इस समय रिएक्ट कर रहा है। और बाजार भी इस समय मूव कर रहे हैं अनिल जी। अब 800 के ऊपर निफ्टी गेन्स होल्ड कर रहा है। एक बार और तेजी में अमर राजा का भी अमर राजा ले लिया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि जिस तरह से हिंदुस्तान जिंक अगर 310 हो गया है, इस तेजी से बढ़ रहा है। अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है, हिमांशु जी जरा बताएं उन्हें क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए अमर राजा बैटरीज? अनिल जी देखिए, वैसे तो एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक ये रहा है। पिछले ही कुछ दिनों में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला है। मुझे लगता है अगर तेजी की पोजीशंस हैं तो 510-512 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर रहना चाहिए, क्योंकि अब ओवरऑल ये अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक रहा है। और जैसे ही स्टॉक में थोड़ी सी रिकवरी आती है, क्लियर कट इसमें से पोजीशन एग्जिट होते हुए नजर आती है। तो 510 का स्टॉप लॉस ट्रेल करें, अगर उसके नीचे जाता है तो एग्जिट करके चले। ये है आपके लिए अमर राजा पर राय इस वक्त। आइए, तैयार है सिद्धार्थ सेरानी साहब अपनी स्पेशल पिक के साथ, और उसके बाद जय देंगे कैश का ऑप्शन। सिद्धार्थ जी के लिए बिगुल। बताएं सिद्धार्थ जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। थैंक यू, आपने ये फोन ऑफ फ्रेंड का ऑप्शन दिया है जी, तो मौका मिला। ये जिस हिसाब से बाजार झूम रहे हैं वैसे ही ये स्टॉक भी झूमेगा, और इसके प्रोडक्ट तो झुमाने के लिए एकदम फेमस है। और ये कंपनी है मैकडॉवेल। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी की रही है। नतीजे तो दमदार थे ही, 17% पे YOY का वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिला, बट इनके जो मार्जिन है वो स्ट्रॉन्ग आए हैं, क्योंकि पर केस रियलाइजेशन बेहतर हुए हैं। एक जो कैटेगरी होता है, जो प्रीमियम कैटेगरी, प्रेस्टीज एंड अबव, ये कैटेगरी जो 70% का रेवेन्यू लाता है मैकडॉवेल के लिए, वो 44% से राइज हुआ है इसका वॉल्यूम्स। मार्जिन एक्सपैंड होंगे, डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ देखा जाएगा, और 7 से 8% के दाम भी बढ़ाए जा सकते हैं आने वाले समय में। सो मैकडॉवेल्स पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म का टारगेट आपको रखना है 860 का, 860 का, और अगर थोड़ा सा पोजिशनल ज्यादा समय का टारगेट रख ले तो 900 रुपए के भाव आ सकते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स पे, मैकडॉवेल्स पे। यह है राय आपके लिए। सिद्धार्थ जी लाइफलाइन यूज करते हुए मैकडॉवेल के लिए आपके लिए खरीदारी करने की राय। जय ठक्कर तैयार, वक्त है कैश का ऑप्शन का। जय जी बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी, निफ्टी पर मेरा व्यू कायम है। 17,800 का कॉल जो दिया था, भाव के 1-2 रुपया ऊपर ही चल रहा है अभी भी।
सो वहां पे कोई पैनिक का सिचुएशन नहीं है, मतलब कोई डरने वाली बात नहीं। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 18,100 लेवल्स। सो 17,800 में बने रहे, जब तक 17,700 को होल्ड कर रहा है। आई मीन वो कॉल ऑप्शन में आप बने रह सकते हैं। बट अभी एक स्टॉक ऑप्शन दे रहा हूं अनिल जी, 490 के स्ट्राइक का टाटा मोटर्स का कॉल ऑप्शन खरीदे, 12 रुपए 35 पैसे पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अनिल जी स्टॉप लॉस लगाना होगा 8 रुपए 70 पैसे का। सो 12.35 पर खरीदे, 8.70 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट इसका है 19 रुपए का एंड सेकेंड टारगेट विल बी 23। सो 19 एंड 23 ये दो टारगेट्स के लिए आप टाटा मोटर्स का इन द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 490 के स्ट्राइक का खरीदे। ऑटो में जबरदस्त ब्रेकआउट आज फिर से हमें देखने मिला है ऑटो सेक्टर में, एंड खास करके टाटा मोटर्स में भी ओवरऑल अनिल जी स्ट्रेंथ है। मैंने लास्ट वीक भी इस पे रेकमेंड किया था, जैकपॉट वहां पर टारगेट्स आए, अब फिर से फ्रेश ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने मिल रहा है, लॉन्ग बिल्डअप भी यहाँ पे देखने मिल रहा है। एंड स्पॉट में लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 510-15 तक की रेंज ऊपर की तरफ टेस्ट होगी, इसीलिए इसका 490 का कॉल रेकमेंड कर रहा हूँ। और निफ्टी में अनिल जी बने रह सकते हैं, इस जस्ट दैट के बैंक निफ्टी में अभी तक कोई खास इंडिकेशन नहीं है, तो उससे अवॉइड कर रहा हूँ। बट निफ्टी में डेफिनेटली होल्ड करें, जिन्होंने सुबह बाई नहीं किया वो भी कर सकते हैं। 17,800 का कॉल जी। सुपर 25 का स्टॉक है को टाटा मोटर्स किस किस को पसंद आया है? हिमांशु जी धन्यवाद, वागले जी धन्यवाद, और जय सर का भी धन्यवाद। आइए एक पिक ऑफ द डे भी आने की तैयारी में कुणाल जी, राकेश जी वार्म अप कर रहे हैं, उसके लिए तब तक चलते हैं। वरुण दुबे के पास कंटेनर उत्पादन में भारत का बड़ा प्लान सामने आया है, मेगा प्लान, यानी कि हम बनाएंगे दमदार कंटेनर। ये जो बीच में हुआ ना, चाइना वाले बदमाश जो कंटेनर देते ही नहीं थे, इधर उधर से आर्टिफिशियल पूरी, हाँ है ही नहीं दबा के रखे हैं, हम ही बना लेंगे। वरुण बताइए क्या प्लान है? डेफिनेटली अनिल जी, तो बेसिकली हुआ ये है कि सरकार ने काफ़ी सारे जो सेक्टर्स है उनके जो प्रतिनिधि है उनके साथ बैठक की थी, जैसे कि मैं पोर्ट था, लॉजिस्टिक, वाटरवे, स्टील, ये तमाम सेक्टर्स थे जिनके प्रतिनिधि थे, और इनके साथ सरकार ने बैठक की और ये समझने की कोशिश की कि किस तरह से कंटेनर जो है उसकी भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। दरअसल कॉनकॉर ने अगले 3 साल में करीब 50,000 कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट जो है उसका ऑर्डर दिया है। और अब तक हम देखते थे कि जितने भी कंटेनर्स है या तो हम वो चीन से मंगाते थे, क्योंकि चीन जो है सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है कंटेनर का, या तो हम किराए पे लेते थे, जिस तरह से भी था, लेकिन पूरी तरह से इंपोर्ट पे हमारी निर्भरता थी। और हाल फिलहाल में हमने देखा था कि जब काफ़ी सारे शिपिंग को लेकर इश्यूज हुए थे तब कंटेनर की शॉर्टेज काफ़ी हो चुकी थी और देश में कंटेनर नहीं होने के कारण काफ़ी सारी कंपनियों को ट्रेड में दिक्कतें हुई थी। तो इसके लिए अब सरकार ने ये सोचा है, इन सब मिनिस्ट्री से बैठक की, इनके सब के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बैठक की, और कहीं ना कहीं अगले 3 साल में अब 50,000 कंटेनर जो है वो देश में ही बनाने का यहाँ पे सरकार ने फोकस किया। हालांकि अभी भी बातचीत जो है वो इनिशियल स्टेज में है, लेकिन इस तरफ सरकार का फोकस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है इसके चलते काफ़ी सारी कंपनियों को फ़ायदा होगा, जिसमें सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो भेल और डीसीएम श्रीराम जैसी कंपनीज है। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो एक तो भेल कंटेनर बनाता है, दूसरा डीसीएम श्रीराम का ह्युंडई, डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज कह रहा हूँ मैं, उनका ह्युंडई के साथ करार है और उन्होंने भी कंटेनर बनाने के लिए करार किया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले कॉनकॉर ने एक ऑर्डर दिया था करीब 2500 कंटेनर का, और ये ऑर्डर जो है वो माजगा डॉक को मिला था। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिन पे आपको नज़र रखनी है। हो सकता है कि देश में जो कंटेनर बने इनमें से कोई ना कोई कंपनी बनाएगी। सिर्फ यही नहीं, इसका फ़ायदा कॉनकॉर को भी होगा, क्योंकि अगर देश में कंटेनर्स बनते हैं तो एक शिपमेंट जो है वो काफ़ी हद तक सस्ता हो जाएगा। तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो कॉनकॉर को भी मिल सकता है। तो इन कंपनीज पे आपको खास नज़र रखनी है। और इसके साथ साथ मैं अपने रिसर्च टीम से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि जब एक कंटेनर बनता है तो उसमें 90% के आसपास का जो रिक्वायरमेंट होता है, 90% से भी ज़्यादा, वो दरअसल स्टील का होता है। तो स्टील कंपनियां जो है वहाँ पे भी आपको नज़र रखनी है, खासकर जो डोमेस्टिक स्टील कंपनीज है उन पे। तो कॉनकॉर और बाकी लॉजिस्टिक्स कंपनी के लिए तो फायदा है ही, भारत में जो कंपनीज बनाएगी उनका फायदा है, एंड ऑफ कोर्स स्टील प्रोड्यूसर्स के लिए फायदा है अगर भारत में बनने, और 50,000 कंटेनर्स की नीड आने वाली अगले 3 साल में। तो ये दिखा रहा है कि कितना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर भारत में ही ये कंटेनर्स बने। तो शुक्रिया वरुण ये डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। आइए एक बिल्कुल सुपर हिट का सुमित जी की तरफ से। बताएं सर। स्टॉक है 235 रुपए 80 पैसा, 236 रुपए का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है टाटा पावर। टाटा पावर के अंदर साइडवेज मूव देखने को मिल रहा था बहुत दिनों से, लेकिन लास्ट 1-2 दिनों से इसके अंदर हलचल देखने को मिल रहा है। कल का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है, रिसेंट का स्विंग हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है, 200 डीएमए के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है और पिछले कई हफ्तों के हाई के ऊपर स्टॉक आ चुका है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि टाटा पावर के अंदर यहाँ से
5 से 7% का मूव जल्दी ही शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 228 230 के पास है। 228 के स्टॉप लॉस से टाटा पावर में यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर के अंदर 242 रुपए से लेके 245 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से टाटा पावर में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ऑप्शन के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड बनता है। टाटा पावर में 240 रुपए वाला कॉल अभी 5 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर इसमें 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 240 के कॉल के ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 8 रुपए से लेके 10 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा पावर में 240 का कॉल खरीदारी कर सकते हैं 3 रुपए के स्टॉप लॉस से 8 से 10 के टारगेट के लिए, या फिर स्पॉट में खरीदारी करें 242 रुपए से लेके 245 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें टाटा पावर। ओके, खरीदारी करें टाटा पावर, यहाँ पर आपको रखने नजर। कॉल ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। आइए एक पिक ऑफ द डे का बिगुल इस समय राकेश जी कुणाल जी के लिए। जी सर। दिपांशु, हमारा पिक ऑफ द डे है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल पे खरीदारी की राय है। टेक्निकली देखें तो एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक नेकलाइन स्टॉक ने 82 रुपीज की एक नेकलाइन को स्टॉक ने तोड़ा है और परफेक्ट कैंडिडेट है मोमेंटम के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है। काफ़ी समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टील अथॉरिटी में दोबारा से आपको एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और नीचे के लेवल से आज बड़ी शानदार रिकवरी हुई है। तो इन स्तरों पर बाय करके चले। यहाँ पर स्टॉप लॉस रख लें 81 रुपये 50 पैसे का। 81 हाफ का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट होगा 86 रुपीज़ का। 86 रुपीज़ का पहला एम्बिशियस टारगेट है और इवेंचुअली स्टॉक 88 तक जाना चाहिए। तो 86 और 88 के टारगेट के लिए सेल में खरीदारी कराए। ये नई जान और सारे मेटल काउंटर्स अब आपको एक्शन में आ रहे हैं। डेज हाई पर सेल खरीदारी करके जाएं इस पर। आइए लेते हैं अनिल जी से आज की फाइनल मार्केट स्ट्रेटजी। बताएं सर। इस समय कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन हो नहीं रहा है। जहां पर डाउ हमने छोड़ा था वहीं पर है, 17 पॉइंट नीचे। देखो भाई 17,800 के आसपास ऊपर बंद हो रहे हैं। आखिरी आधे घंटे में 17,800 के आसपास ऊपर ही बंद होंगे। क्लोजिंग बढ़िया है। लॉन्ग पोजीशन होल्ड करिए। जिसे डर लगता है 17,500 या 17,600 का पुट खरीद कर रखें थोड़ा दूर। हाँ, और जो 500 या 600 200 या 300 पॉइंट अब इतना तो दूर रखना पड़ेगा दीप। छोटा रखना है 17,600 रख दो। थोड़ा सा ढंग का रख लाना है। 17,700 का पुट ले लीजिए। 18,000 का कॉल ले लीजिए अगर आप शॉर्ट है तो। पोजीशन तो लॉन्ग साइड में ही रहनी चाहिए। जिस दिन होगा रिवर्सल उस दिन होगा, देखा जाएगा। अभी तक तो कोई संकेत ऐसा है नहीं। बिल्कुल। अब खाली एक ही चीज आप कह सकते हो, रोज डाउ बढ़ रहा है तो किसी दिन तो रुकेगा। हाँ, उस लॉजिक से तो कभी भी रुकेगा। वो रोज के हिसाब से तो कल भी रुक जाना था, फ्राइडे को भी रुक जाना था, लेकिन रुकता तो है नहीं। तो लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें। अगर डर लगता है तो हेजिंग कर लें। और 17,800 के ऊपर बढ़िया क्लोजिंग हो रही, कोई डाउट ही नहीं है। बैंक निफ्टी में आपका 39,200 के ऊपर बंद हो रहा है। बढ़िया बंद हो रहा है, मुझे कोई समस्या नहीं दिख रही। परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नॉट एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे बंद हो रहे हैं। थोड़ा एक ऑप्शन खरीद लें हेज के जरिए, पुट ऑप्शन खरीद कर आप रख सकते हैं। आइए एक स्टॉक जिसमें जबरदस्त एक्शन है, लगातार हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है, डिप पर खरीदारी की भी आपके लिए राय आई है, वो है पॉलीप्लेक्स। और सिर्फ हमारे नहीं, बाजार का भी और एफपीआई एफआईएस का भी कन्विक्शन इस पर बढ़ते दिखाए। क्या है ट्रेंड पॉलीप्लेक्स की शेयर होल्डिंग को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर? आइए जानते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए। जी देखिए, हमने पॉलीप्लेक्स का पिछले पाँच तिमाही का सारा एफपीआई का नंबर देखा तो उसमें एक ट्रेंड इंटरेस्टिंग दिखा। एक तो है कि आपकी जो एफपीआई की जो शेयर होल्डिंग है वो तो लगातार बढ़ी रही है। जो जून 2021 में 7.7% थी, वो बढ़ के अभी का जो जून 2022 है वो बढ़कर 12.8% हो गई। और ये ऐसा नहीं कि एक बार में बढ़ी, आप हर तिमाही देखेंगे, हर तिमाही ये बढ़कर आ रही है। 7.7% से बढ़कर 8.6%, 8.6% से 9.3, 9.3 से 10.2 और हाल ही की जो अभी है वो 12.8% है। अब एक तो हुआ ये परसेंटेज बढ़ रहा है, पर जो नंबर ऑफ एफपीआईज हैं, मतलब कितने एफपीआईज हैं जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। जो जून 2021 में 81 थे वो बढ़कर फिर 82 हुए अगली तिमाही में, फिर 110, फिर 131 और अभी का जो फिगर आया है वो लगभग 150 के आसपास का आया है। मतलब परसेंटेज भी बढ़ा है और नंबर्स भी बढ़े हैं। अब एक और बात, अगर आप जो अभी का जो आप रिजल्ट देखेंगे, इस तिमाही का रिजल्ट देखेंगे, इस तिमाही में हमने आपको पहले भी एक एक्सक्लूसिव रिसर्च करके इस पर बताया था कि इनको जो भी आप इनके लिए जो रॉ मटेरियल है
एट द एंड वो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से फर्क पड़ता है। तो उसमें अगर आप देखेंगे, हमने आपको यही बताया था कि उनके जो भाव बढ़ते हैं उससे ये आराम से उस मार्जिन को पास ऑन कर जाते हैं, तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए अगर आप देखेंगे, अगर आप इनका जो मार्जिन है वो मार्जिन घटे कितने हैं इस बार, अगर वाई देखेंगे सिर्फ 1%। पर अगर आप इसी तिमाही में अगर क्रूड का भाव देखेंगे तो क्रूड का भाव अगर मैं Q1 FY22 को Q1 FY23 से कंपेयर करूं तो क्रूड का भाव 65% बढ़ा है, नेचुरल गैस का भाव 150% बढ़ा है, पर मार्जिन के कितने घटे? 1%। वो भी क्यों? क्योंकि मैं इनका थाईलैंड की एक जो इनकी कॉन कॉल थी मैं वो सुन रहा था, उसमें भी मैनेजमेंट ने सेम बात बोली कि हम जो भी प्राइस राइज होती है हम उसको 1 महीने के अंदर पास ऑन कर जाते हैं, और उसके बाद आप जितने भी आप मार्जिन देखेंगे, इसलिए इतना बढ़ने के बावजूद भी मार्जिन सस्टेन है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से आप देखिए एफआईज का भी जो इंटरेस्ट है इसमें लगातार बढ़ा हुआ है। एफआईज का इंटरेस्ट लगातार, यानी कि 5% एक साल में एफआईज ने जी सर। और नंबर ऑफ एफआईज कितने हो गए बढ़कर? सर 81 से 148। ओके, एक साल में। और सर ऐसा नहीं कि किसी एक क्वार्टर में कम होके फिर बढ़े हो, हर क्वार्टर में लगातार बढ़ रहे हैं, नए आ रहे हैं हमेशा। ओके, तो एक तो आप ये कह रहे हैं कि एफआईज की लगातार होल्डिंग भी बढ़ रही, नंबर ऑफ एफआईज बढ़ रही, तो उससे ब्रॉड बेस हो रहा है और एक आइडिया लगता है कम। एक तो ये हो गया। दूसरी हाईलाइट आप कह रहे हैं मार्जिन्स की। जी सर, कि मतलब कितने ही रॉ मटेरियल का दाम बढ़े, इनके मार्जिन्स कम नहीं होते। जी सर, जो हमने पहले करके बताया था। सर अभी अगर मैं सिर्फ इस क्वार्टर की Q1 की कंपेयर देखूं तो क्रूड का भाव 65% बढ़ गया। मैं Q1 से Q1 का वाई कंपेयर कर रहा हूँ। नेचुरल गैस का भाव 150% बढ़ गया, इनके मार्जिन सिर्फ 1% घटे, और वो भी इसलिए जो मैं इनका थाईलैंड का इनका कॉनकॉल सुन रहा था उसमें मैनेजमेंट ने बोला था क्योंकि हम 1-1.5 महीने के लैग में बस ट्रांसफर कर पाते हैं, इसलिए आपको मार्जिन में डिप दिखा। क्या कंपनी है, मतलब जबरदस्त, गजब की। प्राइस राइज हो कुछ हो उनके फर्क ही नहीं पड़ता, सब मैनेज हो जाता है। और ऊपर से कंपनी ऑलरेडी वो ऑन द ब्लॉक तो है ही, ऑन द ब्लॉक कि भाई तैयारी पब्लिकली का ही हुआ है। गजब। चलिए कुछ पॉलीप्लेक्स पर राय रखते हैं चोपड़ा साहब आप? बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन डिविडेंड है। ऐसी बहुत कम कंपनी है अनिल जी जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ही दिखाती है। पिछले कई सालों से, मुझे लगता है कि 5-6 सालों से तो मैं देख रहा हूँ, उसको ट्रैक कर रहा हूँ क्लोजली, और मैंने बहुत कम ऐसा देखा कि एक आध क्वार्टर में कभी कोई डिप आया हो। तो ये जो सतत विकास वाली कंपनीज हैं ये बहुत ही अच्छी होती है पोर्टफोलियो के लिए और बहुत अच्छा बफर देती हैं। तो मेरा ये मानना है ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, ये बच्चों के लिए छोड़े जाने वाली कंपनीज हैं। ये किसी ज़माने में जैसे बोलते थे कोलगेट है, हिंदुस्तान लीवर है, आईटीसी है, ये बच्चों के लिए छोड़ दो, तो उसी प्रकार की कंपनी पॉलीप्लेक्स है। और मुझे लगता है जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है और मैनेजमेंट भी अच्छी है, डिविडेंड भी बहुत अच्छा है, डिविडेंड यील्ड बहुत ही प्यारा है इसका, और पोर्टफोलियो स्टॉक है। तो ऑल हैंड्स डाउन बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है और इसको ले लेना चाहिए और किसी भी गिरावट में लेना चाहिए। किसी भी गिरावट में खरीदारी करें, बढ़िया कन्विक्शन पोर्टफोलियो साहब का, अब चोपड़ा साहब का भी पोर्टफोलियो के लिए पॉलीप्लेक्स पर है। आइए एक बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, निफ्टी के अपमूव में एक स्टॉक है जो बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर सकता है उसको ऊपर के मूव देने के लिए, वो है रिलायंस। इस लेवल से 2660 का कॉल खरीदे, लगभग 34 रुपए में मिल रहा है, ये 34 पे मिल रहा है। आप यहाँ पे 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और इस पे बाय पोजीशन क्रिएट करें। फर्स्ट टारगेट 45 का रहेगा एंड सेकंड टारगेट विल बी 49। सो 45-49 सेकंड टारगेट थोड़ा सा छोटा आ रहा है एज ऑफ नाउ दीप बदन। मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 1-2 दिनों में ही आपको एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग ऊपर में आपको 2720-2730 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है रिलायंस। इसीलिए 2660 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे रेकमेंड किया है मैंने, इसको आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। 260 का कॉल खरीदे, बाजार के एक्शन में आपको भरपूर दिख रहा है। आइए नितिन जी की तरफ से भी एक कॉल है। नितिन जी, बिगुल का टाइम नहीं है, बताएं सर। देखिए सर, एचडीएफसी लिमिटेड की 2480 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 34 रुपए में चल रही है। 20 का स्टॉप लॉस होगा और 55 के टारगेट होंगे। और अभी मैंने जो पुट ऑप्शन दी थी उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। 60-61 का रेट है, 70 के आसपास 70-72 में लिया था, ये थी 17,800 की, तो इसको एग्जिट करके जाना चाहिए, कैरी नहीं करना चाहिए। ओके, तो एचडीएफसी पर कॉल ऑप्शन खरीदिए और जो नितिन जी ने निफ्टी पर पुट खरीदवाया था 17,800 का थोड़ी देर पहले, वहां से आप एग्जिट कर दीजिए। हल्का फुल्का ही नुकसान है, कुछ ज्यादा बड़ी लॉस नहीं है, बट एग्जिट करिए, इसको कैरी फॉरवर्ड मत करिए। ये आपके लिए नितिन जी की राय आ रही है। आइए हिमांशु जी की तरफ से भी एक कॉल बाकी है। हिमांशु जी बताएं सर।
बिल्कुल दीपांशु, देखिए क्रूड ऑयल में गिरावट है, उससे रिलेटेड स्टॉक्स में तेजी है। एशियन पेंट्स का सेटअप मुझे काफी पॉजिटिव लगता है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब नए हाइज की तरफ जाता हुआ शुरू हो सकता है। तो 3500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन, एट द मनी स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। BTST 61-62 रुपए के करंट लेवल्स हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 52 रुपए का, टारगेट रहेगा 85 रुपए का और 100 रुपए तक का टारगेट। मुझे लगता है कि एशियन पेंट्स यहाँ से 3550-3570 रुपए तक का मूव कल के सेशन में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। बिल्कुल, तो एशियन पेंट्स पर भी रखिएगा नजर। एंड में कुछ बेहतरीन बाय कॉल्स आ रही हैं आपके लिए, क्योंकि डेज हाई पर बंद होने के लिए बाजार आपके तैयार। क्या चाहिए और क्या चाहिए? एब्सोल्युटली, पूरा दिन अच्छे एक्शन रहा, थोड़ा कंसोलिडेट करा, एंड में फिर से एक अच्छी मूव दिखा दी आनंद जी। और आज की ब्रेथ देखिए, सिर्फ 7 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं, बाकी सारे अच्छे एक्शन में। और HDFC ग्रुप स्टॉक्स देखिए, अभी HDFC लिमिटेड की बात हो रही थी, साथ ही HDFC लाइफ, दोनों में ही अच्छा एक्शन आपने देखा है। HDFC बैंक भी आपको 1-1.25% ऊपर दिख रहा था। आइशर मोटर्स, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, सभी ऑटो स्टॉक्स में नई जान आई है। बजाज ऑटो भी 1% ऊपर था। ऑटो इंडेक्स लाइफ हाई पर आपको आते हुए दिखाए। M&M भी ऑफकोर्स इसमें ऐड करिए, लाइफ हाई पर ये काउंटर भी था। HUL यहाँ पर आपने खरीदारी देखी है। अल्ट्राटेक, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, अपोलो हॉस्पिटल्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाइटन, ICICI बैंक और डॉक्टर रेड्डीज कुछ और काउंटर्स जिन्होंने आज की तेजी में अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, 12% ऊपर HDFC AMC और 12% नीचे मुथूट फाइनेंस, ये आपके टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स रहे हैं। एस्कॉर्ट्स अच्छी खरीदारी, अपोलो टायर्स नतीजों के बाद अच्छा एक्शन, बॉश, संवर्धना, मदरसन, IEX और MRF यहाँ पर एक्शन दिखा। अनिल जी, बैंक्स का पूरा सहारा था, थोड़ा बाजार में रोटेशन था। कमोडिटी नेम्स टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड हमने देखा अच्छा स्पाइक आया, पर आज और सारे ऑटो स्टॉक्स में आपने जमकर खरीदारी देखी है। 3-4% ऊपर आपको दिग्गज स्टॉक्स दिखे हैं और मिड कैप्स में भी अच्छा एक्शन रहा। बिल्कुल, तो शानदार आज का सेशन और दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होने में कामयाब रहा बाजार। भले रेंज छोटी रही हो, लेकिन ऊपर की तरफ बंद होने का मजा भी अपना है अलग। और आखिर आधे घंटे में जब हम बात कर रहे थे कि 17,800 के ऊपर टिकने की कोशिश होगी, 17,840 का हाई बनाया, 850 के आसपास जाने की जो कोशिश की। और बैंक निफ्टी ने 29,250, 39,000 और 39,500 की रेंज में बीचों बीच जाकर दी बंद हुआ है। मतलब गजब के लेवल का रेस्पेक्ट है मार्केट का, कमाल ही मतलब एकदम। एनीवे, चलिए, तो ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग। फाइनल क्लोजिंग का इंतजार कीजिए, तब तक आइए। महिंद्रा और ओला ने इलेक्ट्रिक कार मार्केट में हलचल पैदा कर ली है। महिंद्रा ने अपनी फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पर्दा उठा दिया है, तो ओला ने भी अभी इसका प्रोटोटाइप मॉडल दिखाया है। ईवी मार्केट में टाटा मोटर्स पहले से अपने झंडे गाड़ चुका है। टोयोटा जैसी कुछ कंपनियां हाइब्रिड कारों पर फोकस कर रही है। जल्दी ही उसकी अर्बन क्रूजर हाई राइडर भी आने वाली। कौन सी गाड़ी खरीदेंगे भाई? हाइब्रिड यानी कि पेट्रोल प्लस बैटरी से चलने वाली कार। पहले हाइब्रिड मतलब पेट्रोल डीजल होती थी, नहीं सॉरी, नहीं, पेट्रोल और गैस, इलेक्ट्रिक पेट्रोल। हाँ, तो चलिए, बैटरी से कार मार्केट की हलचल को देखकर लगता है कि आने वाला दौर इलेक्ट्रिक कार और हाइब्रिड कारों का होगा। शाम 6 बजे आपकी खबर, आपका फायदा, हम बताएंगे कि एक कार खरीदार को क्या करना चाहिए, प्योर ईवी, हाइब्रिड या कुछ और। हमारा साथ देंगे चर्चा में जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल, और साथ ही साथ सिन्हा साहब होंगे, अभिजीत सिन्हा जी, प्रोजेक्ट हेड NHEV के, और साथ ही रंजोई मुखर्जी होंगे जो जाने माने ऑटो एक्सपर्ट है। इन सबसे करेंगे मुलाकात। इलेक्ट्रिक कार नया अवतार। इनकम टैक्स रिटर्न समय पर भर दिया तो आपका रिटर्न तब भी इनवैलिड हो सकता है, अमान्य, अच्छा, और जुर्माना भी लग सकता है। ऐसा कैसे? सरकार ने ई-वेरीफाई के नियम सख्त किए हैं। रिटर्न भरने के बाद उसको वेरीफाई करना पड़ता है, ई-वेरीफाई। अगर आपने 30 दिन में नहीं किया तो गए काम से। पहले टाइम ज़्यादा मिलता था, अब 30 ही दिन मिलता है। तो बताएंगे किन लोगों को और कितना जुर्माना लगेगा अगर आपने रिटर्न टाइम से वेरीफाई नहीं किया और सही तरीके से नहीं किया। साथ ही एग्रीकल्चर इनकम कब आपकी टैक्स से फ्री और कब नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है एग्रीकल्चर इनकम सब टैक्स है। रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट कंडीशंस अप्लाई। लाइफ में वही तो सबसे बड़ी चीज़ है। तो शाम 6:30 बजे मनी गुरु में देखिए, बिना वेरिफिकेशन खारिज रिटर्न। हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग और टैक्स एक्सपर्ट कपिल मित्तल। चीन ने अपने जासूसी जहाज को श्रीलंका में तैनात कर दिया है। चीन ने आखिर क्यों इस जहाज को श्रीलंका भेजा है और क्या है इस जहाज का मकसद और भारत के लिए क्या है खतरे, इन पर करेंगे विस्तार से विश्लेषण। लंका में ड्रैगन का जासूस, ये हमारी कवर स्टोरी। मरीजों और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की हॉस्पिटल्स की ओवर चार्जिंग को लेकर हमेशा शिकायतें रहती है, कई बार बंसल जी ने भी की है और बंसल जी के बोलने के बाद हमने इसका संज्ञान लिया है और हमेशा ध्यान रहता है हमें कि इन शिकायतों पर हमें गौर करना है। तो बंसल जी, आज का शाम का 8 बजे का प्राइम टाइम बुलेटिन आपको भी देखना है,
ईडा ने एक पोर्टल बनाने की घोषणा की है जिसमें सभी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी और क्लेम की हर एक जानकारी आपको मिलेगी। ये पोर्टल कैसे काम करेगा, आम बीमाकर्ताओं को कैसे फ़ायदा मिलेगा, इस पर हम आपको बताएंगे। इंश्योरेंस अनेक, पोर्टल एक, ये हो गया हमारी खास खबरें। बाकी खबरें तो होंगी देश दुनिया की, देखना मत भूलिएगा। शाम 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में ये है हमारी खास पेशकश। तो ये है आज का विशेष कार्यक्रम। फाइनल क्लोजिंग एकदम 17,825 पर आई है निफ्टी की, 127 पॉइंट ऊपर, 39,240 ये है आपके लिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, आधा % ऊपर, 200 पॉइंट ऊपर है। और 380 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स बंद हुआ है 59,842 के आसपास। समाचार समाप्त हुए। आज के कार्यक्रम के संपन्न होने की घोषणा हम करते हैं धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के पात्र हैं आज के लिए चोपड़ा साहब, वागले साहब, इन ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी। इसके बाद कौन आना चाहता है बता दें, नहीं तो मैं अपनी मर्जी से बता दूंगा। चोपड़ा साहब और वागले साहब के बीच में टक्कर हो सकती है सीनियरिटी के मामले में। हमने अंदाज से चोपड़ा साहब को रख लिया है। चोपड़ा साहब, वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, नितिन जी, जय ठक्कर, हिमांशु जी और सुमित जी। ये देखो सुमित जी की मुस्कुराहट देखो, मैं सबसे छोटा, मैंने तो पता। सुमित जी इसमें सबसे छोटे में सबसे कम एक्सपीरियंस भी माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी मुस्कुराहट हमेशा ऐसी बनी है। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।